तो अगला टॉपिक जो है हमारा वो है सरफेस एनर्जी। क्या है हमारे पास? सरफेस एनर्जी, ठीक है ना। देखो जो सरफेस एनर्जी जो है, सरफेस एनर्जी सरफेस एनर्जी। अब तो जो सरफेस एनर्जी जो होती है वो किसके थ्रू आती है? वो आती है आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर। वो मॉलिक्यूल्स अनबैलेंस कंडीशन में रखे हुए हैं। अगर वो अनबैलेंस कंडीशन मतलब पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स नीचे उसके लेयर के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स जो रखे हुए, ठीक है, जो उसकी जो लेयर के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अनबैलेंस कंडीशन में है। अगर वो अनबैलेंस कंडीशन में है तो डेफिनेटली सी बात है कि वो एक एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे अपने आप को बैलेंस रखने के लिए। वो जो एनर्जी जो होगी ना उसी को हम बोलते हैं सरफेस एनर्जी, ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन पहले लिखो। डेफिनेशन: the excess energy possessed by the molecules of the liquid, the excess energy possessed by the molecules of the liquid, the molecules of the liquid of molecules of the liquid of at surface of unit area as compared to molecules in the interior, as compared to the molecule in the interior। मॉलिक्यूल जो इंटीरियर में है ना उसके कंपेयर में जो सरफेस के ऊपर जो रखे हुए हैं ना उनके पास क्या है? एनर्जी ज्यादा है, ठीक है ना। जो मैंने बता दिया था क्यों, क्योंकि वो उसमें वो एक अनबैलेंस कंडीशन में रखे हुए हैं, ठीक है ना। अब देखो, अब आगे देखो, larger the area of liquid surface, larger the area of liquid surface, larger will be the molecules on the surface, larger will be the molecules on the surface, and greater will be the surface energy, and greater will be the surface energy। greater will be the surface energy, ठीक है। तो सरफेस एनर्जी एक तरीके से देखा जाए तो सरफेस एनर्जी होती किसकी वजह से? जो अनबैलेंस जो मॉलिक्यूल जो है ना ऊपर उनकी वजह से एक एनर्जी होती है ना, वो उसको हम बोलते हैं सरफेस एनर्जी, ठीक है। तो सरफेस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी सरफेस एनर्जी is directly proportional to the surface area। जो सरफेस एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है? सरफेस एरिया के। जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतनी ज्यादा सरफेस एनर्जी, ठीक है ना। नीचे जो है वो अनस्टेबल फॉर्म में रखे हो, ये वाले जो है ये अनस्टेबल है, ये वाले क्या है? अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स, और ये जो है ये है स्टेबल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। चलिए इतना बना, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। अब अगला टॉपिक सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। तो इसको मिटा देता हूं, ठीक है। अब देखो हमारे पास मान लो कि एक स्लाइडर है, ये एक स्लाइडर है, पूरा ऐसा बनाता हूं, ठीक है। जिसको हमने क्या किया, जिसको हमने से फोर्स लगाई, यहां से हमने एक फोर्स लगाई इसको, ये थोड़ी देर बाद यहां पहुंच गया, ये थोड़ी देर के बाद क्या होगा? यहां पहुंच गया, ठीक है। तो ये इसने जो फोर्स जो लगाई, ये जिस डायरेक्शन में लगाई उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक रिस्टोरिंग फोर्स भी होगा, एक रिस्टोरिंग फोर्स भी पीछे एक्ट हो रही है, ठीक है। मान लो कि लेंथ L थी, ठीक है, ये मान लो कि लेंथ L थी, ठीक है, और वहां पे हमने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाई, ठीक है, किस पे लगाई? एक सोप पिलर है उसके ऊपर लगाई,
और ये एक वायर है, वायर, ठीक है, वायर के, और ये हम एक 100 फिल्म है, उसके ऊपर हमने एक 100 फिल्म है, उसके ऊपर हमने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाई, ठीक है, ये 100 फिल्म, ठीक है ना, ये 100 फिल्म इसके ऊपर एक्सटर्नल एनर्जी लगाई, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है जो कि एफ रिस्टोरिंग फोर्स जो होगी उस वो कितनी होगी, हमें क्या पता है कि जो टेंशन होती है वो क्या होती है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स यहां पे कितनी बनी, टेंशन इनटू लेंथ, ठीक है ना। पर मुझे एक चीज बताना कि जैसे ये देखो, जैसे ये एक सर्कल, ये एक लेयर है, जैसे ये एक लेयर यहां पे एक क्या बनी हुई है, 100 फिल्म बनी हुई है। अगर ये 100 फिल्म बनी हुई है तो इसके एरिया कितने होंगे, दो मेरा, एक यहां से देखो, यहां से देखो, सॉरी एरिया नहीं, इसका लेंथ, एरिया थोड़ा डिफाइन करते हैं हम सरफेस टेंशन को, लेंथ, एक लेंथ तो आपके पास क्या है, इस तरफ से दिखाई दे रही है, इस तरफ से दिखाई दे रही है, जिसने इस वाले को पकड़ के रखा हुआ है, मतलब इस वाले लेयर को पकड़ के रखा हुआ है। एक लेंथ आपको ऐसे दिखाई दे रही है जिसमें इस वाले लेयर को पकड़ा हुआ है। तो एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे दो लेयर्स होंगी, ठीक है। तो अगर दो लेयर्स अगर हुई तो यहाँ फोर्स क्या होगा, फोर्स इज इक्वल टू 2 into T, ये हमारे पास आ गया एक्चुअली, ठीक है। वैसे तो जनरल फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, पर ये फॉर्मूला आया कैसे, क्योंकि हमने उसको दोनों एंगल से देखा, एक ऐसे भी देखा और एक ऐसे भी देखा, इतना चल गया पता, ठीक है। तभी जाकर कि हमारे पास जो फिल्म जो है ना, इसमें जो ये एफ रिस्टोरिंग फोर्स जो आएगी, ये आएगी 2Tn into L, चल गया इतना पता, ठीक है ना। अब देखो, दिस फिल्म मस्ट बी इलास्टिक टू हैव द सरफेस एनर्जी, ये जो फिल्म जो है ना, ये इसके पास ये इलास्टिक होनी चाहिए, ठीक है ना, ताकि ये एक एनर्जी को रिस्टोर कर पाए, ठीक है। अब देखो मेरे को ये बताओ कि जो एनर्जी जो होती है और जो वर्क जो होता है वो सेम क्वांटिटी होती है कि नहीं होती है, बोले नहीं सर ये नहीं होती है, बोले हाँ बिल्कुल, देखो नहीं होती है, वो किस टर्म्स में नहीं होती है, क्योंकि पूरी जो एनर्जी होती है वो वर्क डन में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। पर दोनों की यूनिट तो सेम होती है, एनर्जी की यूनिट भी जॉल होती है और वर्क यूनिट भी जॉल होती है, तो एक तरीके से देखा जाए तो ये दोनों जुड़े हुए भाई तो हैं, ठीक है ना, पर एक शरारती ज्यादा और एक शरारती कम, इस तरीके से समझ लो, ठीक है। तो देखो वर्क और एनर्जी एक ही चीज होती है, बस फर्क ये होता है कि हम टोटली वर्क को एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते और टोटल एनर्जी को हम वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बट सेम यूनिट तो सेम होती है उसकी, ठीक है ना। तो आप देखो बात ऐसी है कि अगर ये दोनों सेम ही होते हैं, लगभग सेम होते हैं, तो हम वर्क को हम एनर्जी लिख सकते हैं, मतलब वर्क डन जो हम कर रहे हैं उसको हम एनर्जी की फॉर्म में ले सकते हैं, ठीक है। हां बिल्कुल सर ले सकते हैं, ठीक है। तो देखो मैं ये बताता हूं कि यहां पे हमने वर्क डन कितना किया है, इसको हमें पता है कि वर्क डन, अगर हम वर्क डन की बात करें तो यहां पे हमने वर्क डन कितना किया, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स एक्सटर्नल इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब कि डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। मतलब हमने फोर्स लगाई बाहर से और उसको डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है ना। और जो डिस्प्लेसमेंट जो हमने की, मान लो कि इसको हमने x तक हमने इसको डिस्प्लेस किया है, ठीक है, मान लो इसको हमने f तक डिस्प्लेस किया है, तो एक तरीके से देखा जाए f एक्सटर्नल मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, x हुई है। अब ये जो f एक्सटर्नल है ये तो f रिस्टोरिंग के इक्वल भी होगा, मतलब f रिस्टोरिंग के इक्वल भी होगा, ठीक है ना। तो f रिस्टोरिंग में हमारे पास कितना आएगा 2t into l मल्टीप्लाई बाय x, तो वर्क डन यहां पे कितनी आ रही है, ये, तो इसको हम एनर्जी के इक्विवेलेंट भी तो ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि वर्क डन क्या होती है, एनर्जी होती है, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है, 2t into l। तो अब यहां से देखो मुझे बताओ कि ये जो एनर्जी जो आई है आप इसमें से t बाहर ले लो, ठीक है, 2l into x, ठीक है, 2l into x। अब यहां मुझे ये बताओ कि ये जो लेंथ है, ये एक लेंथ है, इस लेंथ को उसमें x में मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास बनेगा क्या बनेगा, आपके पास एरिया बनेगा, वो भी कौन सा एरिया बनेगा, चेंज इन एरिया बनेगा, क्योंकि देखो एक तो पहले आपके पास क्या थी, ये लेंथ थी और ये आपके पास इतनी, देखो ये आपके पास लेंथ थी और एक ऑलरेडी एरिया था, इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर दें तो चेंज इन एरिया है, तो चेंज इन एरिया आपके पास क्या होगा, ये, तो हम एनर्जी को लिख सकते हैं T into डेल्टा into A, तो एनर्जी को हम ये लिख सकते हैं T into डेल्टा A, चल गया इतना पता। डेल्टा A यहां पर क्या है, चेंज इन एनर्जी, ठीक है। द वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलास्टिक, देन सो इज इक्वल टू दिस, तो मतलब आपके पास ये जो इलास्टिक जो एनर्जी जो है ना इस फॉर्म में आपके पास स्टोर होती है। तो एक तरीके से हम यहां से टेंशन को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जो टेंशन जो है ना हमारे पास T इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन डेल्टा A, मतलब चेंज इन एरिया के हिसाब से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इतना पता, तो सरफेस एनर्जी ये एनर्जी कुछ नहीं, सरफेस एनर्जी है, सरफेस एनर्जी को हमने उसको डिफाइन कर दिया वहां से, और सरफेस एनर्जी की डेफिनेशन लिख सकते हैं, तो ये सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई बाय चेंज इन एरिया, ठीक है ना। चलिए इतना पता, ठीक है। अब मुझे बताओ कि अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, ठीक है ना।
वर्क डन टू फॉर्म अ लिक्विड ड्रॉप। अगर मान लो कि हमें लिक्विड ड्रॉप अगर बनाना है तो उसमें जो हमें वर्क डन करना पड़ेगा वो कितना करना पड़ेगा, आप मुझे ये बताओ, ठीक है। क्योंकि देखो वर्क डन जो होता है वो ये इतना नोट कर लिया, इसको फटाफट नोट कर लो, कर लो इसको फटाफट नोट कर लिया, इसको नोट डाउन, मिटा दो इसको, मिटा दो, ठीक है, ये लो मिटा दिया। अब लिखो व्हाट इज द वर्क डन, व्हाट इज द वर्क डन, क्या वर्क डन होगा जब हम एक स्फेरिकल ड्रॉप बनाएंगे, ठीक है। व्हाट इज द क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द वर्क डन, वर्क डन टू फॉर्म अ लिक्विड ड्रॉप, एक लिक्विड ड्रॉप है, उसका हमें एक लिक्विड ड्रॉप है, ठीक है ना, ठीक है, उसमें हमें यहाँ क्या करना है, वर्क डन, व्हाट इज द वर्क डन, व्हाट इज द वर्क डन to form a spherical drop। एक spherical drop बनाने के लिए क्या वर्क डन होगा, अभी मैंने बताया जो वर्क डन जो होता है वो होता है T into डेल्टा A होता है, T into डेल्टा A होता है, ठीक है ना। अब देखो डेल्टा A का मतलब क्या है, किसी टाइम के ऊपर ये जो ड्रॉप जो होगी ये एग्जिस्ट नहीं करती होगी, उसके बाद अब आकर के उसने क्या किया कि एक अलग शेप ले लिया, मतलब कि जुड़ के एक अलग शेप ले ली, ठीक है ना, बड़ा शेप ले लिया, ठीक है। तो इसने रेडियस r ले ली, ठीक है, r इसकी रेडियस होगी, पहले इसकी कुछ भी नहीं थी, ठीक है, क्योंकि चेंज इन एरिया क्या होता है, शुरुआत में नहीं था तो उसके बाद आ गया वो एरिया, उसी को बोलते हैं। तो वर्क डन यहां पे कितना होगा, एरिया कितना, यहां पे सरफेस एरिया की बात करेंगे तो सरफेस एरिया कितना होता है इसका, सरफेस एरिया इसका होता है कितना होता है सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर, तो यहां पे वर्क डन कितना आएगा 4 पाई r स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय t, ये हमारे पास क्या आ गया इसका चेंज इन वॉल्यूम। तो अगर आपको क्वेश्चन में अगर वर्क डन आएगा ना कि वर्क डन टू फॉर्म अ स्फेरिकल ड्रॉप, तो उसका आप आंसर क्या लिखेंगे, आप उसको किस तरीके से फाइंड करेंगे, इस तरीके से जहां पे आपको रेडियस भी गिवन होगा, t भी गिवन होगा, ठीक है ना, t की स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 0.072, ठीक है ना, तो ये आप उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। पर फिलहाल अगर क्वेश्चन में नहीं दे के रखा तो उसका क्वेश्चन में नहीं दे के रखा तब उसका यूज करना है, और अगर दे के रखा हुआ तो उसी को यूज करना है, ठीक है। चलिए इतना पता। अच्छा वर्क डन टू फॉर्म द बबल, अच्छा ये तो मैंने इसकी बात कर दी, अब बबल अगर मेरे को बबल बनाना है, ठीक है, ये तो आपके पास स्फेरिकल ड्रॉप थी, ठीक है ना। अगर मैं अगर बबल की बात करूं तो बबल तो क्या होता है, अंदर से होलो होता है, अगर अंदर से अगर होलो होता है तो वहां पे वर्क डन कितना लगेगा, कितना लगेगा वर्क डन, वर्क डन इज इक्वल टू यहां पे जो यहां पर टेंशन जो आएगी, ठीक है ना, जो आपके पास की जो सरफेस टेंशन जो आएगी वो t आएगी कि 2t आएगी, बताओ, क्योंकि टेंशन एक बाहर लगेगी एक अंदर से लगेगी, तो यहां पे आएगी 2t और सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर, तो ये कितना बन गया 8 पाई r स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय t, तो वर्क डन हमारे पास कितना आ गया, इतना आ गया। ये किसका है, ये इसके लिए हमारे पास है ड्रॉप, स्फेरिकल ड्रॉप, और ये क्या है स्फेरिकल बबल, स्फेरिकल बबल, ठीक है। चलिए इतना पता, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्क डन टू फॉर्म ए बबल ऑफ द रेडियस r1 एंड r2, ठीक है ना। अब वर्क डन आपके पास निकालना है इसका, जिसमें आपके पास रेडियस क्या है r1 और r2 है, इसको मैं स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ रेडियस r1 एंड r2, ठीक है ना। अच्छा इधर नोट डाउन कर लिया सबने, इधर कर लिया, इसको मैं मिटाने लगा, ठीक है, इसको मैं मिटाने लगा, मिटा दिया मैंने, इसको मिटा दिया। अब देखो ये हो गया, इसकी है आपको मान लो कि r1 और इस वाले बाहर वाले की है r2, ठीक है। वर्क डन टू फॉर्म द सोप बबल, ठीक है ना। तो हमें क्या पता है कि एक के अंदर का r1 और एक का r2, ठीक है। अगर r1 है और ये r2 है, ठीक है ना, तो किस तरीके से बनेगी, चेंज इन एरिया क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि हमें क्या पता है कि यहाँ पे सरफेस टेंशन आपके पास 2 लगने वाली है, ठीक है, पर सरफेस टेंशन जो 2 लगेगी तो चेंज इन एरिया आपके पास कितना आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, फाइनल एरिया कितना आएगा आपके पास 4 पाई r2 का होल स्क्वायर माइनस 4 पाई r1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास दोनों इसके आगे, ठीक है, तो अगर ये दोनों अगर आ चुके हैं तो ये आपके पास 4 पाई t r2 का होल स्क्वायर माइनस r1 का होल स्क्वायर, तो आपके पास ये बनेगा t 4 पाई r2 का होल स्क्वायर माइनस r1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय t, तो ये आपके पास टोटल कितना आ रहा है, ठीक है। चलिए क्या करना, ठीक है, 4 पाई t। अच्छा एक और चीज यहाँ पे
तो हम सरफेस एनर्जी के बारे में हमने लास्ट टाइम डिस्कशन किया था, और अब हम इसके आगे डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन क्या, एक कुछ जिसमें यहाँ टॉपिक देता हूँ सरफेस, SURFACE, सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। ठीक है, तो सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन के बारे में ऑलरेडी आपको बहुत कुछ बता चुका हूं। अब एक काम करो, न्यूमेरिकल लिखो, इसी को न्यूमेरिकल लिखो। ठीक है, पहला a rectangular film of liquid is extended from 4 centimeter multiplied by 2 centimeter, 4 centimeter multiplied by 2 centimeter to 5 centimeter multiplied by 4 centimeter, 5 centimeter multiplied by 4 centimeter. Yeah. The liquid film is extended from 4 centimeter multiplied by 2 centimeter to 5 centimeter multiplied by 4 centimeter. If work done is equal to 3 to 10 raised to power 4 joules, 3 to 10 raised to power 4 joules, the value of the surface tension of the liquid, the value of the surface tension of the liquid. ठीक है, हमें क्या पता है कि जो सरफेस टेंशन जो होती है वो आपके पास होती है T is equal to F into L। ठीक है ना, F into L की F by L, T is equal to F by L। पर फिलहाल देखो T is equal to F by L होती है, ठीक है, ये चीज पता है। पर मुझे बताओ यहाँ पे कि वर्क डन आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, तो वर्क डन की टर्म में लिखो ना उसको, वर्क डन इज इक्वल टू टेंशन मल्टीप्लाई बाय डेल्टा ए। ये तो आपको चीज पता है, तो इसका यहाँ पे कोई यूज नहीं होगा। ठीक है, कोई यूज नहीं होगा, यहाँ से टेंशन निकालो, T इज इक्वल टू वर्क डन बाय डेल्टा ए, ये हमारे पास आ गई। ठीक है, अब वर्क डन हमारे पास यहाँ पे कितना दे रखा हुआ है, T इज इक्वल टू वर्क डन हमारे पास है 3 into 10 raised to power -4। अब डेल्टा ए मतलब चेंज इन एरिया निकालना है। ठीक है ना, ठीक है, अगर चेंज इन एरिया अगर आपको निकालना है तो चेंज इन एरिया आपके पास कितना आएगा, एरिया फाइंड माइनस एरिया इनिशियल, मतलब एरिया फाइंड आपके पास कितना होगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे साइड दे देता हूँ, डेल्टा ए इज इक्वल टू एरिया फाइंड कितना है 520 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस कितना 4 2 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, तो माइनस करके हमारे पास कितना आएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये हमारे पास जो हमारे जूल में दे रखा है, जूल मीटर में होता है, तो इसको आप इसमें कन्वर्ट कर दो, 12 into 10 raised to power -2 मीटर स्क्वायर, तो आएगा 12 into 10 minus 4 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको पुट कर दो, तो जैसे आप इस डेल्टा ए की जगह इसको पुट करेंगे, आपके पास ये 12 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power -4, तो 4 से 4 कैंसिल होगा, टेंशन की वैल्यू कितनी बच गई, तो 3 4 12 मतलब 0.5, हमारे पास कितनी आ गई, हमारे पास 0.5, ये आएगा न्यूटन पर मीटर, ये आ गया आपके पास मीटर पर मीटर। चलिए इतना पता। ठीक है, अब एक नेक्स्ट दूसरा न्यूमेरिकल लिखो, नेक्स्ट न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द वर्क डन, कैलकुलेट, इसको चलो इसको नोट डाउन कर लो, कैलकुलेट द वर्क डन अगेंस्ट, कैलकुलेट द वर्क डन अगेंस्ट, कैलकुलेट द वर्क डन अगेंस्ट surface tension in blowing a soap bubble, from radius 10 centimeter square to, from radius 10 centimeter square to, रेडियस कितना है शुरुआत में 10 सेंटीमीटर स्क्वायर टू 30 सेंटीमीटर, 10 centimeter to 30 centimeter. If the surface tension of the soap is, if the surface tension of the soap is 25 multiplied by 10 raised to power 3 न्यूटन पर मीटर, ये आपके पास सरफेस टेंशन देख रखी है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। ठीक है, वर्क डन आपको निकालना है। ठीक है, तो हमें क्या पता है, वर्क डन इज इक्वल टू T मल्टीप्लाई बाय डेल्टा A होता है। ठीक है,
अच्छा टी आपके पास कितना रहेगा 25 into 10 raised to power -3। अच्छा चेंज इन एरिया कितना होगा आपके पास? चेंज इन एरिया होगा आपके पास 4 पाई r स्क्वायर माइनस 4 पाई r स्क्वायर, ये आपके पास चेंज इन एरिया है ना, ठीक है ना। और ये कितना होगा मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2 इसलिए क्योंकि एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर है, ठीक है ना। एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर है, इसमें एक इंटीरियर भी होगा एक एक्सटीरियर भी होगा, ठीक है। तो अगर इंटीरियर और एक्सटीरियर है तो आप क्या कर सकते हैं इसको 25 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4 पाई मैंने बाहर निकाल लिया, मेरे पास आंसर क्या बच गया r, मतलब 10 का होल स्क्वायर माइनस 30 का होल स्क्वायर, मतलब कि माइनस 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 क्योंकि डेल्टा फाइनल माइनस रेशियो होगा ना, तो फाइनल माइनस रेशियो आएगा 30 का होल स्क्वायर माइनस 10 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास इसको मल्टीप्लाई कर 25 हो जाएगा तो 50 मल्टीप्लाई बाय 10 इज पर -3 पाई 4 पाई, क्योंकि आपके पास ये आएगा 25 तो 50 55 हो जाए 20 मतलब आएगा 200 10 इज पर -3 पाई 3 3 या 9 -100, ठीक है। तो आपके पास ये बना 200 मल्टीप्लाई बाय 800 मल्टीप्लाई बाय 10 इज पावर -3 पाई, ठीक है। तो 8 2 16 1600 मल्टीप्लाई बाय 10 इज पावर -3 पाई, कितना आ गया रहेगा 16 मल्टीप्लाई बाय 10 इज पावर -1 पाई, ये आ गया 1.6 पाई, इसकी वैल्यू आ गई वर्ग हमारे पास इतना आएगा पाई के टर्म्स में, ठीक है। और अगर पाई के टर्म्स में नहीं निकाला तो पाई की वैल्यू से पुट कर दो, ठीक है ना, और पुट कर दोगे आपके पास वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। चल जाएगा मतलब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको जल्दी फटाफट नोट डाउन करो। पाई के टर्म्स में निकाला, अब तो पाई के टर्म्स में आप उसको आगे 22/7 से मल्टीप्लाई कर दो, 22/7 से कर देते हैं लो 16 डिवाइड बाय 10 22/7, याद है आपके पास 32 और 32 4 5 3 352 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी 7 5 या 35 740 हो जाएगा 5.2, यानी अप्रॉक्सीमेटली कितने वैल्यूज के बाद आने वाली वर्ग इज इक्वल टू एक्यूरेट तो है ना, वर्ग इज इक्वल टू ये आएगा आपके पास 5.2 जूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट नोट डाउन करो उसको, ठीक है ना, वो पाई रखने के वाला ना पाई ये, ठीक है ना, फिलहाल पाई के टर्म्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन a thin metal disc of radius r floating on a water water surface and bend the surface downward along the parameter making an angle with vertical edges of the disc displace weight of water W and surface tension of water is T, then weight of the metal disc is ठीक है। एक आपके पास मेटल डिस्क है, वो कुछ इस तरीके से बनी है और वो वाटर के ऊपर फ्लोट कर रही है, नीचे एक एनर्जी लगा होगा, ठीक है, ऊपर एक अपकस कर दी होगी, ठीक है, अपकस कर दी है एफ ऊपर भी लगा होगा, नीचे की तरफ तो एक अपोजिट डायरेक्शन में भी फोर्स कर दी होगी, तो मान लो कि ये थीटा एंगल बना रही है, यानी एक एफ लगा है एक एफ के लगा है, तो थीटा एंगल बना रही है, तो फिर जो आपके पास जो वेट जो आएगा एमजी वाला, ठीक है, तो निकाल के देखो उसको, निकाल के बताओ एफ वी अब फर्स्ट क्या है बायोन्सी, ठीक है, तो बस एक डायरेक्शन में ऊपर चलो, इस डायरेक्शन में होगा एफ cos थीटा, यहाँ पे होगा एफ sin
थीटा। सेम यहाँ पे होगा f sin थीटा, यहाँ पे होगा f cos थीटा। होगा कि नहीं होगा? ये तो कैंसिल हो गई, कैंसिल हो गई। क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा mg इज इक्वल टू 2f sin थीटा प्लस fb। तो w इज इक्वल टू 2f sin थीटा प्लस fb, ये इक्वेशन है। तो ये तो ये हमें निकालना था वेट ऑफ द मेटल डिस्क, वेट ऑफ द मेटल डिस्क हमने निकाल लिया। ये हमारे पास क्लियर। देखो क्वेश्चन में आपके पास फोर्स गिवन होगी, थीटा गिवन होगा, एफबी गिवन होगा, आपके पास क्या निकालना पड़ेगा? वेट निकालना पड़ेगा, ठीक है। थीटा कुछ हो सकता है 30 45 60, और वो जो अगर मान लो कि कुछ खतरनाक दे दिया, मान लो कि 53 डिग्री दे दिया, तो आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा कि sin 53 की वैल्यू क्या है, ठीक है। वो आप उस हिसाब से निकालना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if T is the surface tension of the fluid, देखो if T is the surface tension of the fluid, if T is the surface tension of the fluid, then energy needed to break a liquid drop of radius r into 64 identical drops। 64 यहाँ पे क्या देख रखा होगा? आपके पास n की वैल्यू दे रखा है, ठीक है। तो फाइंड करो जरा, वर्क हमें निकालना है, वर्क। वर्क डन इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर t n 2/3 - 1, ये बताया था मैंने। बॉर्डर इसके इक्वल होता है। अब ये क्वेश्चन जो है मेरे पास, वो आपके पास 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स के बारे में बात की जा रही है। अगर 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स के बारे में बात की जा रही है तो n की जगह क्या पुट कर देंगे हम? 64 4 पाई r स्क्वायर t 64 की पावर 1/3 - 1 क्या आएगा? 4 पाई r स्क्वायर t 64 मतलब 4 - 1 मतलब ये आ गया आपके पास 4 पाई r स्क्वायर t 3 4 3 12 पाई r स्क्वायर t, आपके पास क्या आ गया? वर्क डन। ये आपके पास वर्क डन आ गया, ठीक है। कोई परेशानी तो नहीं है? पूरा समझ आ रहा है ना? ठीक। अच्छा, अब एक काम करो, नेक्स्ट टॉपिक लिखो। नेक्स्ट टॉपिक एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर। अगर कुछ आइडियाज हैं वो आपके पास, मैं आपको थोड़ी देर में कराऊंगा आपको। आप एक काम करो, नेक्स्ट टॉपिक लिखो, वो लास्ट में आपको मेथड्स कराऊंगा, ठीक है। फिर आप अगला टॉपिक एक्सेस प्रेशर लिखो। एक्सेस प्रेशर, EXCESS एक्सेस, EXCESS एक्सेस प्रेशर। देखो एक्सेस प्रेशर का मतलब होता है, एक्सेस प्रेशर का मतलब ये है कि कितना ज्यादा प्रेशर है उस कंटेनर के अंदर या फिर उस मीडियम के अंदर एज कंपेयर टू द आउटसाइड एनवायरनमेंट। बाहर वाले एनवायरनमेंट या फिर बाहर वाले मीडियम के कंपेयर में उसके अंदर कितना एक्सेस प्रेशर है, उसको हम बोलते हैं एक्सेस प्रेशर, ठीक है ना। अच्छा फॉर एग्जांपल मान लो कि मैंने एक कंटेनर दिया है, इस कंटेनर में मान लो कि गैस फिल्ड है, ठीक है ना, और मान लो कि यहां से मैंने उसको एक परमेबल मेम्ब्रेन नहीं, एक ऐसे एडियाबैटिक, मान लो कि एडियाबैटिक के आपके पास क्या है, आपके पास एक कंपाउंड इसके अंदर रखा हुआ है, मतलब जहां से कुछ भी ट्रांसफर नहीं हो सकता, ठीक है। उस तरीके से मैंने इसको यहां पे रखा हुआ है। अब मान लो कि यहां पे हमारे पास क्या है? गैस है। यहां पे हमारे पास क्या है? गैस है। कुछ गैस हमारे पास क्या है यहाँ पे, ठीक है। हमने क्या किया कि इस वाली गैस को हमने यहाँ से थोड़ा सा सक कर दिया, ठीक है, थोड़ा सा बाहर निकाल दिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा हमने बाहर निकाल दिया, वो भी किसी वैक्यूम क्लीनर की हेल्प से। जैसे हमने इसको वैक्यूम क्लीनर की हेल्प से बाहर निकाला, तो ये जो एक्चुअली जो पहले ऐसे था, अब ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है और यहाँ पे प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। यहाँ पे जो गैस है वो इधर जाने की कोशिश कर रही है, वो क्या सोच रही है कि मैं ये वाली जो गैस है ना ये उस तरफ अगर मैं चले जाऊं तो ठीक रहेगा। क्यों ठीक रहेगा? बिकॉज़ वी नो दैट अ गैस ऑलवेज ट्रैवल फ्रॉम, या फिर
divert from या जो ट्रैवल में a gas always moves from higher pressure to lower pressure, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्योंकि देखो हमने वैक्यूम क्रिएट कर दिया तो ये उस तरफ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो उस तरफ जाना चाहिए, तो देखो जहाँ पे आपके पास यहाँ पे मान लो कि इसको मैं P1 लेता हूँ और इसको मैं लेता हूँ P2, ठीक है। यहाँ पे P1 इज ग्रेटर देन P2 है कि नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो एक गैस उधर जाना चाहती है, ठीक है ना। अगर जैसे P1 P2 वहां P1 P2 की तरफ जाना चाहती है, ठीक है ना, तो आपके पास जो P1 की तरफ क्या बना कंकेव साइड, कंकेव साइड, ठीक है। और उस तरफ क्या बना आपके पास कन्वेक्स साइड, CONVEX, कन्वेक्स साइड, ठीक है। एक बना आपके पास कंकेव साइड और एक बना आपके पास कन्वेक्स साइड, ठीक है। जहां पे प्रेशर ज्यादा होता है उस तरफ हमेशा क्या बनता है कंकेव, क्या बनता है वहां पे कंकेव। जिस तरफ प्रेशर ज्यादा है वहां पे क्या बनेगा कंकेव, और जिस तरफ प्रेशर लो है वहां पर क्या बनेगा आपके पास कन्वेक्स, ठीक है। इतना चल गया पता, तो थोड़ा सा लिखो, पहले डायग्राम बना लो, डायग्राम बना लो, ठीक है। ये डायग्राम आप बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ से कुछ प्रेशर लग रहा है यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो लिखो, थोड़ा सा लिखो उसके बाद, द प्रेशर इज हायर इन द कंकेव साइड ऑफ द लिक्विड ड्रॉप, pressure is higher in the concave side, pressure is higher in the concave side of liquid drop or bubble, liquid drop or bubble, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूं, जैसे एक ड्रॉप है, स्फेरिकल ड्रॉप है, तो स्फेरिकल ड्रॉप इस तरीके से है, तो मतलब यहाँ पे जो प्रेशर जो होगा, ठीक है ना, इससे कंपेयर में ज्यादा होगा या कम होगा, डेफिनेटली P1 इज ग्रेटर देन P0, क्यों, क्योंकि कंकेव साइड है, कंकेव साइड में हमेशा बताएगी कि प्रेशर ज्यादा ज्यादा। वैसे ये तो हो गया बबल केस, ठीक है, ये हो गया ड्रॉप का केस। वैसे मैं अगर बबल की बात करूं तो बबल में भी एक P1 होगा, एक P0 होगा, तो P1 इज ग्रेटर देन क्या होता है P0, और A है तो मतलब कि अंदर की तरफ प्रेशर क्या है ज्यादा एज कंपेयर्ड टू बाहर की तरफ, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट लिखो, द प्रेशर डिफरेंस इनसाइड एंड आउटसाइड द लिक्विड ड्रॉप ऑफ अ बबल इज कॉल्ड एक्सेस प्रेशर। द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन inside and outside the liquid drop or a bubble is known as excess pressure, लिख लिया। अब जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूं, जैसे यहाँ पर जैसे मान लो कि जैसे मैंने 3 कंटेनर लेकर इसमें, एक कंटेनर ये, एक कंटेनर ये और एक कंटेनर आपके पास ये है, ठीक है। एक कंटेनर में मान लो कि जो फ्लूइड जो है ना वो कुछ इस तरीके से बन रहा है, इस तरीके से बन रहा है, ठीक है। एक कंटेनर में फ्लूइड इस तरीके से बन रहा है और एक कंटेनर में फ्लूइड इस तरीके से बन रहा है, तो मुझे ये बताओ कि प्रेशर कहां पे ज्यादा होगा। मतलब मान लो कि यहाँ पे P1 है, यहाँ पे P0 है, यहाँ पे भी P1 है, यहाँ पे P0 है, यहाँ पे P1 है और यहाँ पे भी P0 है, तो मुझे ये बताओ कि P1 इज इक्वल टू P0 होगा, यहाँ पे P1 इज स्मॉलर देन P0 होगा, ठीक है, और यहाँ पे P1 इज ग्रेटर देन P0 होगा। ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि कंकेव साइड में मैंने बार बार बोल रहा हूँ, कंकेव साइड में प्रेशर क्या होता है ज्यादा, कंकेव साइड में प्रेशर क्या होता है ज्यादा। अब यहाँ पे कंकेव साइड कौन सा है, ये वाला है, यहाँ पे कंकेव साइड कौन सा है, ये वाला नीचे वाला, ये उसके ऊपर वाला, तो जहाँ पे कंकेव बन गया वहाँ पे क्या होगा प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, ये ऊपर और नीचे दोनों जगह क्या होगा प्रेशर सेम होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास, ठीक है। तो जो हमारे पास जो वाटर होती है, वाटर, ठीक है, जैसे वाटर हो गया, वाटर का हमेशा तो कुछ इस तरीके से मिक्सचर बनता है, इसको मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। ये मिक्सचर इस तरीके से बनता है, ऐसा बनता है मरकरी का, ठीक है, मरकरी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, एक्सेस प्रेशर इन द लिक्विड, जो एक्सेस प्रेशर जो है लिक्विड में, वो लिक्विड एक्सेस प्रेशर इन द लिक्विड, इसको बता देता हूं मैं। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, तो नेक्स्ट टॉपिक जो कि एक्सेस प्रेशर से डील करता है। एक्सेस प्रेशर का हम कर रहे थे इसमें
बबल बबल का केस कर रहे थे, उसमें हमने प्रेशर जो डिफरेंस जो था उसका एक्सेस प्रेशर, हम एक्सेस प्रेशर निकाला था। एक्सेस प्रेशर इनसाइड वाटर ड्रॉपलेट एंड inside water droplet and bubble soap bubble एक्सेस प्रेशर यहाँ पे निकाल देते हैं, ठीक है। तो देखो जो एक्सेस प्रेशर जो हमने निकाला था इसके लिए हम एक बड़ी स्फेरिकल ड्रॉप लेंगे, ठीक है। अब ये स्फेरिकल ड्रॉप हमने क्या किया कि इसको हमने विभाजित कर दिया, मतलब हमने इसको डिवाइड कर दिया, इसको काट दिया, ठीक है ना, बीच से हमने इसको काट दिया, ठीक है। जैसे हमने इसको बीच से काटा तो हमारे पास ये कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, जैसे मैंने इसको बीच में से जैसे काटा इसको, तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, यहाँ से ये और यहाँ से ये, ठीक है। ये इस तरीके से आएगा और ये आएगा इस तरीके से, ठीक है। ये बन गया हमारे पास। अब देखो, अब ऐसा है कि ये कंकेव साइड है, अगर कंकेव साइड है तो प्रेशर इंटीरियर और ये होगा बाहर एक्सटीरियर, तो Pi is greater than P नॉट होगा, ये तो हमें हर किसी को पता है, ठीक है ना। Pi is greater than P नॉट होगा क्योंकि कंकेव साइड है, कंकेव साइड के अंदर प्रेशर जो होता है वो ज्यादा होता है और बाहर जो होता है वो क्या होता है हमारे पास कम होता है, ठीक है। इधर से क्या पता। अब देखो, अब हमें क्या यही जो प्रेशर जो है ये निकालना है कि एक्सेस प्रेशर है कितना, मतलब कितना एक्सेस प्रेशर है एज कंपेयर्ड टू द आउटसाइड, ठीक है ना। तो अगर आउटसाइड के कंपेयर में अगर बात करें तो देखो हम इसको किस तरीके से निकाल सकते हैं, हम इसको निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द फार्मूला जिसका नाम है हमारे पास वर्क डन वाला। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू दिस वर्क टेंशन वाला फार्मूला निकालेंगे हम, क्योंकि हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू T इनटू L होता है, ये हमें चीज पता है, फोर्स इज इक्वल टू T इनटू L होता है। अब फोर्स को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, प्रेशर इनटू एरिया के हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। देखो यहाँ पर जो हमारे पास ये प्रेशर जो लग रहा है, एक लग रहा है हमारे पास बाहर से प्रेशर लग रहा है, ठीक है ना, जिसको हम बोलेंगे P नॉट एक प्रेशर लग रहा है बाहर से, ठीक है ना। यहाँ पे इस तरफ भी लग रहा होगा, इस तरफ भी लग रहा है, ठीक है ना। तो अलग-अलग प्रेशर लग रहा है इस तरफ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास P नॉट लग रहा है, ठीक है। और एक प्रेशर हमारा अंदर से लग रहा होगा, ठीक है, जो कि इसको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेगा, इसको रोकने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। वो जो अंदर से जो प्रेशर जो लग रहा होगा, यहाँ से देखो इस तरीके से जो प्रेशर जो लग रहा होगा, मतलब इसको ड्रॉ करके देता हूं मैं, इस तरीके से जो प्रेशर जो लग रहा होगा वो हमारे पास इसको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। तो एक लगेगा, मान लो PA है और मान लो एक PB है, ठीक है ना। तो आपके पास मान लो इसको PB मान लेते हैं और इस वाले को हम PA मान लेते हैं, ठीक है ना। ये PB है और एक इसके अपोजिट प्रेशर लग रहा होगा जो इसको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेगा। अब देखो ये जो आपके पास जो प्रेशर जो लग रहा है यहाँ पर, और ये कौन से एरिया में लग रहा होगा। अब अगर हम इसकी अगर बात करें तो फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया होता है, इज इक्वल टू T इनटू L। प्रेशर यहाँ पे कितने प्रेशर है, दो प्रेशर, तो यहाँ है PA मल्टीप्लाई बाय A मतलब PB मल्टीप्लाई बाय B, ठीक है। इधर आ गया हमारे पास, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय A, ये एरिया सेम है यहाँ पे, और टेंशन मल्टीप्लाई बाय लेंथ, जो लेंथ जो होगी ना, लेंथ हम इसमें कौन सी लेंगे, मैंने बताया था कि सरफेस टेंशन के केस में जो लेंथ जो ली जाती है वो हमेशा कौन सी होती है हमारे पास, सर्कमफ्रेंस की लेंथ होती है। तो यहाँ पे सर्कमफ्रेंस की लेंथ कितनी है हमारे पास, 2 पाई r, 2 पाई r की यहाँ पे क्या है, लेंथ है, ठीक है। तो अब इसको अगर मैं यहाँ पर इसको ड्रॉ करूँ, इसको मैं अगर मैं ड्रॉ किया इसको, मैं अगर इसको बनाऊँ तो ये हमारे पास बनेगा PA A minus PB A is equal to 2 pi r multiplied by T, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम इस PA minus PB को इधर रहने देते हैं, हम एरिया को नीचे लेके चले जाते हैं, ये एरिया चला गया, ठीक है। अब एरिया हमारे पास है कितना, यहाँ पे एरिया है हमारे पास है 2 pi RT, एरिया है pi r स्क्वायर, ठीक है, pi r स्क्वायर है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, pi से pi कैंसिल कर दिया, एक r से एक r कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास जो एक्सेस जो प्रेशर जो है PA minus PB, जो हमारे पास जो एक्सेस जो प्रेशर है वो हमारे पास है 2T upon r, ठीक है। मतलब अंदर का जो प्रेशर है और जो बाहर का जो प्रेशर है उसको अगर कंपेयर किया जाए तो हमारे पास जो प्रेशर जो आ रहा है कितना आ रहा है हमारे पास 2T upon r। तो एक्सेस प्रेशर किसके अंदर, जो आपका जो सोप बबल है उसके अंदर जो प्रेशर जो होता है, ठीक है ना, वो बाहर के कंपेयर में ज्यादा होता है। वैसे ही स्फेरिकल ड्रॉप जो होता है उसके अंदर जो प्रेशर जो होता है ना वो एज कंपेयर टू बाहर का जो होता है ना उससे भी ज्यादा होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो मैंने केस लिया किसका केस लिया, स्फेरिकल ड्रॉप का लिया, ठीक है ना। तो स्फेरिकल ड्रॉप के अंदर जो एक्सेस प्रेशर आएगा उसकी वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 2T/r, ठीक है। चलिए अपना वैसे अगर आपने एक स्फेरिकल अगर बबल के लिए अगर आपने निकालना, ठीक है ना, यहाँ पे कितना था 4 स्फेरिकल
स्फेरिकल बबल, ठीक है। एक्सेस प्रेशर जो होगा, जो एक्सेस जो प्रेशर जो आएगा Pa माइनस Pv, Pa माइनस Pv जो आएगा हमारे पास, वो आएगा हमारे पास 4T/r, क्योंकि यहाँ पे सरफेस एरिया डबल हो गया ना, सरफेस एरिया एक इंटीरियर सरफेस एरिया होगा, एक सरफेस एरिया बाहर का होगा, उससे कंपेयर में हमारे पास क्या आएगा 4T/r, ठीक है। जहाँ पे आपके पास जो Pv जो है, Pv जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर, मतलब कि बाहर एटमॉस्फेयर प्रेशर, इसको आप नॉट लिख सकते हैं, और Pa जो है उसके इंटरनल प्रेशर, ठीक है। तो क्या बना, तो ये आपके पास जो केस जो था ये आपके पास किसका केस है, एक्सेस प्रेशर इन द लिक्विड, ठीक है ना, एक्सेस प्रेशर इन द लिक्विड। एक चीज याद रखनी है, एक्सेस प्रेशर जो होता है ना, एक्सेस प्रेशर जो है वो इनवर्स रिलेशन किसके साथ रखता है, आर के साथ रखता है, मतलब जितना ज्यादा रेडियस उतनी कम एक्सेस प्रेशर, और जितना कम रेडियस उतनी ज्यादा एक्सेस प्रेशर। तो इसी के बिहाफ पे मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, इसको मिटा दूं, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। अगर मैं इसको तो मिटा दूं तो यहां पर अगर मैं इसको ड्रॉ कर दूं, इसको अगर मैं ड्रॉ करता हूं यहां पे, तो देखो मेरे पास क्या है यहां पर, मान लो कि मैंने एक वायर से मैंने दो बबल कनेक्ट कर रखी, एक है ये वाला बबल, ठीक है ना, और एक मान लो कि ये बड़ा वाला बबल मैंने यहां से कनेक्ट करके रखा, ठीक है ना, इसका रेडियस r है और इसका रेडियस मान लो कि 2r है, ठीक है ना, और मैंने एक यहां पर क्या लगा के रखा हुआ, एक ऐसा मतलब कि उसमें मतलब कि एक ऐसी प्लग लगा के रखा है, मतलब कि एक स्विच लगा के रखा हुआ है, जिससे मैं प्रेशर को कंट्रोल कर सकता हूं, उसकी मूवमेंट, जो उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स की जो मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है उसको मैं कंट्रोल कर सकता हूं। तो मुझे बताओ कि जैसे मैंने प्लग को ओपन किया, ठीक है ना, तो इस वाले बबल का प्रेशर इसको बढ़ाएगा या फिर इस वाले प्रेशर का बबल इसको बढ़ाएगा, बताओ क्या सोच के बताओ। बुलेट टाइप में हमको तो सोच के ही लग रहा है कि ज्यादा बड़ा प्रेशर तो प्रेशर भी ज्यादा होगा, बोले नहीं बिल्कुल भी नहीं। एक्सेस प्रेशर मैंने अभी बताया, एक्सेस प्रेशर इनवर्सली किसके होता है, रेडियस के, मतलब जितना ज्यादा रेडियस उतना कम एक्सेस प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे कम रेडियस है, अगर कम रेडियस है तो एक्सेस प्रेशर क्या होगा यहाँ पे ज्यादा, तो देखा जाए तो इसका जो एक्सेस प्रेशर है वो आपके पास ज्यादा होगा और ये इसको फिल करेगा, ना कि वो इसको फिल करेगा। तो चलिए मतलब चल गया ना, ठीक है। अब अगला जो आपके पास क्वेश्चन जो है आपके पास लिखो, फाइंड द डेप्थ, एक क्वेश्चन लिख लो, न्यूमेरिकल लिख लो, फाइंड द डेप्थ, इसको मिटा दूं मैं, फाइंड द डेप्थ up to which a liquid just starts to fill inside the container, a liquid just start to fill inside the container when it is submerging in a fluid, submerging in a fluid। अब देखो हमारे पास ये कंटेनर है, ये हमारे पास कंटेनर है, इस कंटेनर में यहाँ पर हमने बहुत सारे क्या क्या रख लिए, क्या बोलते हैं, हमने बहुत सारे मतलब कि हमने ये कंटेनर लिया, इस कंटेनर को हमने इसके अंदर डिप करने लगे, ठीक है, जैसे इसको डिप करने लगे तो वो हमें ये पूछ रहा है कि कितनी हाइट के ऊपर हम इसको लेकर के जाए जहां पर ये कंटेनर फिल करना स्टार्ट करे, ठीक है ना। तो हमें क्या पता है कि यहाँ पर ये कनकेव इसने बनाया, अगर हम इसने कनकेव बनाया तो प्रेशर कहां पर ज्यादा होगा, ऊपर की तरफ ज्यादा होगा, नीचे की तरफ कम होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये बबल की फॉर्मेशन है, तो बबल की फॉर्मेशन के हिसाब से जो हमारे पास जो एक्सेस प्रेशर जो आता है वो हमारे पास कितना होता है, 2T/r होता है, इधर चल गया ना। अब ये जो प्रेशर जो है वो हाइट की वेरिएशन जो होती है ρgh, इसकी वेरिएशन होती है, तो हमें हाइट निकालनी है, h = 2T/ρgr, ये हमारे पास क्या आ गई, हाइट की सच की वेरिएशन आ गई। चलिए तब ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं, दुख तो नहीं किसी को, ठीक है। ये हमारे पास की इसका रिलेशन, ठीक है, h = 2T/ρgr, ठीक है। रो यहां पे डेंसिटी, g का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, r के यहां पे रेडियस और t के r रेडियस इसका रेडियस है, यहां पे रेडियस इसी का बबल का रेडियस है आपके पास, ठीक है। यहां पे इस कंटेनर का रेडियस हो, ठीक है, ये आपके पास है इसका आंसर, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन the excess pressure in a soap bubble, the excess pressure in a soap bubble is double that of the other one, is double that of the other one, the ratio of the volume निकालनी है,
ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन देके रखा हुआ है कि जो एक्सेस प्रेशर जो है ना, मान लो कि जैसे ये है एक गोला है, उसका एक्सेस प्रेशर है, और जो एक्सेस प्रेशर ये है हमारा P1 और ये आपके पास P2 है, ठीक है ना। तो आपके पास ये बोल के रखा है कि जो एक्सेस प्रेशर जो आपके पास P1 का है ना, वो डबल है इसका P2 का। इसका आपके पास प्रेशर P2 के कंपेयर में आपके पास क्या है, आपके पास ज्यादा है, ठीक है ना। तो आप इसको क्वेश्चन ये बोल के रखा हुआ है कि वॉल्यूम का रेशियो निकालना है, तो वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। तो देखो वॉल्यूम का रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा P2 इज इक्वल टू 2:1 है, ठीक है ना। मतलब हमें V1 अपॉन V2 निकालना है, V1 अपॉन V2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो V1 अपॉन V2 की वैल्यू निकालने के लिए हम प्रेशर को कंपेयर करेंगे। तो प्रेशर हमारे पास क्या होता है, 2T/R होता है, ठीक है ना। तो हमें ये पता है कि वॉल्यूम जो होता है V1 अपॉन V2 को कंपेयर करें तो 4/3 पाई r³ अपॉन 4/3 पाई r³ ये होता है हमारे पास। तो अगर हम इसकी बात करें, इसका मान लो रेडियस r1 है, इसका मान लो रेडियस r2 है, तो अगर इसको कंपेयर किया जाए तो r1 और r2 के कंपैरिजन में वैल्यू कैसे आएगी, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू r1 का क्यूब अपॉन r2 का क्यूब, ठीक है ना। ये हमारे पास आ गया, ठीक है। तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इस वाले वैल्यू में भी कंपेयर कर सकते हैं। डेल्टा p हो गया 2T/R1 हो गया 2T/R2, ये आ गया हमारे पास 2:1, ठीक है। उल्टा कर दो, हमारे पास क्या बनेगा, R2 अपॉन R1 बन गया, इतना बन गया हमारे पास, ठीक है। तो अब R1 और R2 को हम इसे पुट कर सकते हैं ना, कैसे पुट कर सकते हैं, V1/V2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 का होल क्यूब, ठीक है ना। तो V1/V2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 मतलब 1/2 का होल क्यूब, तो कितना आएगा, 2 या 4 4 हो जाएगा 8। ये हमारे पास इसकी रेशियो आ गई, ठीक है। चलिए क्या पता, ये हमारे पास इसकी रेशियो आ गई, ये इसका आंसर है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज याद रखना, अगर आपके पास अगर दो ये इस तरीके से दे रखते हैं, इसको डाल देता हूं। अगर मान लो कि आपके पास जैसे एक ये देख रखा हुआ है और एक आपके पास ये देख रखा हुआ है, ठीक है। इससे हमने क्या किया कि एक बड़ी ड्रॉप बना दी। मान लो कि इसकी रेडियस r1 है, इसकी रेडियस क्या है r2 है, ठीक है ना। इसकी रेडियस r1 और इसकी रेडियस r2 है। किसी ने बोला कि इसकी रेडियस निकाल के बताओ, ठीक है ना। तो ये रिजल्टेंट के फॉर्म में बनेगी, मतलब r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ r1 का होल स्क्वायर प्लस r2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसकी फॉर्म में चीज बनेगी, ठीक है। नोट डाउन कर लो, नोट, ठीक है। पहली चीज बनेगी, ठीक है। वैसे अगर मैं दूसरी बात करूं, एक बबल ऐसे मान लो इसके ऊपर मैंने दूसरा बबल रख दिया, ठीक है। इसका रेडियस r1 है और इसका रेडियस मान लो कि r2 है। तो जो ये जो कर्व जो बनेगी, ये वाली कर्व बनेगी r मैक्स जो बनेगी, वो आपके पास है r1 r2 अपॉन r1 का होल स्क्वायर माइनस r2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से आपके पास r2 का स्क्वायर में आएगा r2 माइनस r1, ठीक है। इस तरीके से आपके पास ये होगा, ठीक है। ये आपके पास आएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये आएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर दो बबल्स इस तरीके से देखे रखे होंगे, ठीक है, दो बबल्स इस तरीके से देखे रखे होंगे तो आपको इस तरीके से निकालना है, ठीक है। पहले रेडियस निकाल लो, फिर उसके बाद एक्सेस प्रेशर बोला हुआ था, एक्सेस प्रेशर के हिसाब से निकाल लेना, क्योंकि कंबाइंड रेडियस का हमारे पास निकल जाएगा ना, ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन लिखो, प्रेशर इनसाइड द टू सोप बबल इज pressure inside the two soap bubble is 1.02 atmosphere and 1.05 atmosphere respectively. 1.05 atmosphere respectively, ठीक है। The ratio of their surface area is ठीक है। तो ये जो बना हुआ इसी को हम कर लेते हैं, हमारे पास दो सोबल दे रखे हुए, ठीक है। एक r इसको, ठीक है,
तो जो हमारे पास जो प्रेशर जो दे रखा हुआ है इसके अंदर, वो हमारे पास कितना है, हमें क्या पता है कि डेल्टा P इज इक्वल टू 2T बाय R होता है, मतलब P ऑफ इंटीरियर माइनस P ऑफ एक्सटीरियर इज इक्वल टू 2T बाय R होता है। अच्छा देखो, अब ये मेरे को ये बताओ कि जैसे इसके अंदर में जो प्रेशर जो दे के रखा वो आपको बस कितना दे रखा है, P I की जो वैल्यू दे रखी है 1.02 atm दे रखी है, ठीक है। वैसे यहाँ पे जो P जो I है वो 1.05 दे रखा हुआ है, 1.05 atm दे रखा हुआ है, 1.05 atm दे रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर बाहर के इससे कंपेयर करेंगे, हमें क्या पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होते हैं 1 atm लेते हैं, ठीक है। तो बस इस वाले पुट कर दो, तो पहले वाले का जो केस आएगा वो आएगा आपके पास Pi 1.02 1 इज इक्वल टू 2T बाय R। इस वाले का केस अगर देखेंगे ये बनेगा 1.05 1 इज इक्वल टू 2T बाय R। R2 ले लो, इसका R1 ले लो, ठीक है। ये R1 और ये आपके पास क्या है R2 ले लो, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास 0.02 2T बाय R1, इसका बन गया 0.05 2T बाय R2, इतना हो गया हमारे पास, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, सरफेस एरिया से निकालना है। सरफेस एरिया वो लिखा हुआ है, फाइंड द सरफेस एरिया, फाइंड द सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है, तो अगर हमें सरफेस एरिया को फाइंड करना है तो इसका सरफेस एरिया कितना है 4 पाई r1 का होल स्क्वायर, और इस वाले का जो सरफेस एरिया है 4 पाई r2 का होल स्क्वायर। तो सरफेस एरिया 4 पाई r1 का होल स्क्वायर पर 4 पाई r2 का होल स्क्वायर, इससे कैंसिल हो गया, तो r1 अपॉन r2, क्योंकि ये सरफेस एरिया अपॉन सरफेस एरिया है 1 और 2 का, तो r1 अपॉन r2 का होल स्क्वायर। तो r1 अपॉन r2 यहां से निकाल लेते हैं इसको, इसको जब कंबाइन करेंगे तो बनेगा 2/5, ये बनेगा r2 अपॉन r1, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, तो r1 अपॉन r2 कैसे लिखेगा, बस इसको पुट कर दो इसमें, r2 अपॉन r1, r1 अपॉन r2 तो 5 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, 5 है 25 को नीचे आएगा 4। तो सरफेस एरिया ऑफ 1 अपॉन सरफेस एरिया ऑफ 2 की जो वैल्यू दे दी है वो बस कितनी मिली है, इसे लिखिए, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो अब ये तो मैं सरफेस एरिया पूछ लिया, वैसे अगर मान लो कि वॉल्यूम में पूछता, अगर आपके पास में वॉल्यूम में कैसे पूछता, तो आप ये तो सरफेस एरिया का केस मैंने आपको बताया। अगर मैं मान लो कि वॉल्यूम का केस पूछता, तो बस इसका वॉल्यूम कंपेयर करें से 4/3 पाई r1 क्यूब 4/3 पाई r2 का होल क्यूब, इससे कैंसिल हो जाता है, हमारे पास बचता क्या r1 अपॉन r2 का होल क्यूब और r1 अपॉन r2, मतलब कि r1 अपॉन r2 कितना आएगा 5/2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 125/8। ये आपके पास v1/v2, ठीक है। मतलब क्वेश्चन किसी भी तरीके से मॉडिफाई करके पूछा जा सकता है। सरफेस एरिया पूछ लिया, आपसे वॉल्यूम पूछ सकता है, क्योंकि रेडियस तो उसने पता कर लिया आपसे, ठीक है ना। क्या पता शायद उससे आपसे और मॉडिफिकेशन में ये पूछ ले व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सम ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम of one cube of one sphere to the surface area and volume, sum of surface area and the volume of the other, ठीक है ना। तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा और उसमें से कुछ कॉमन बाहर आ जाएगा और उसके टर्म्स में आंसर निकलेगा और आपको वो क्वेश्चन गिवन होगा, ये क्वेश्चन आपको उसमें गिवन होगा, कंबाइन करके निकलेगा और कुछ ना कुछ तो उसमें से कटेगा, ठीक है, उस तरीके से, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सेस प्रेशर ऑफ द स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ द वाटर इज, the excess pressure of the spherical drop of the water is, the excess pressure of the spherical drop of the water is 4 times that of the other drop, 4 times that of the other drop, 4 times that of the other drop, then their respective masses ratio is, अब इसको मास का रेशियो निकालना है, मास का रेशियो निकालना, ठीक है ना। तो देखो ये जो क्वेश्चन जो है ना मास वाला, ठीक है ना, आप किस तरीके से निकालोगे, हमें मैं आपको हिंट दे देता हूं। देखो मास कहां से आएगा हमारे पास, वॉल्यूम से, क्योंकि मास इक्वल टू डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम इक्वल टू मास ओवर डेंसिटी होता है। तो वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आएगा हमारे पास, मास। अगर वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर मास है तो वॉल्यूम की हेल्प से हम रेडियस निकाल सकते हैं उसका, ठीक है, क्योंकि एक्सेस प्रेशर देके रखा हुआ है ना,
एक्सेस प्रेशर से हम रेडियस निकाल लेंगे और उस रेडियस को हम वॉल्यूम से कंपेयर कर देंगे और वॉल्यूम के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल जो होता है मास। एक तरीके से देखा जाए तो v1/v2 m1/m2 होगा, ठीक है ना, और v1/v2 की हेल्प से हमें r1/r2 निकल जाएगा और उसी को आप स्क्वायर कर देना, ठीक है। वहां से आपका आंसर होगा, करके देखो, ठीक है। पहले तो बताता हूं उसको, ठीक है। excess pressure of P1 is equal to 2 of excess pressure 4 times of the excess pressure of P2, ठीक है। 4 टाइम ऑफ द एक्सेस प्रेशर ऑफ द P2, ठीक है। ये आपको मान लेंगे तो एक्सेस प्रेशर इज स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ द वाटर इज 4 टाइम्स दैट ऑफ द 4 टाइम्स दैट ऑफ द दिस, ठीक है। तो आपके पास अगर एक्सेस प्रेशर अगर हम देखें तो ये आएगा 2T/r1 इज इक्वल टू 4 2T/r2। इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा r2/r1 इज इक्वल टू 4:1। ये हमारे पास बचा, ठीक है। अगर ये हमारे पास बचा तो हमारे पास क्या मास का रेशियो हो रहा है, हमें पता है वॉल्यूम अपॉन 1/वॉल्यूम ऑफ द 2 को कंपेयर किया है, तो 4/3 पाई r1 का क्यूब अपॉन 4/3 पाई r2 का क्यूब, ठीक है। तो आपके पास इसको हमने इसे कैंसिल करके हमारे पास क्या बचा r1/r2 का होल क्यूब, ठीक है। इतना बच गया हमारे पास, ठीक है। तो वॉल्यूम जो होता है वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू मास, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ओवर डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी मास ओवर डेंसिटी, तो आप डायरेक्टली लिखो ना m1 और m2 के कंपेयर में, क्योंकि वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ओवर डेंसिटी होती है ना, वैसे ही दूसरा जो वॉल्यूम होगा वो भी मास ओवर डेंसिटी, डेंसिटी कैंसिल होगा तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रेजेंट टू द मास आ गया, वही तो मैंने चीज लिखी है, ठीक है। तो वॉल्यूम के डायरेक्टली आ गया तो हम इसको m1/m2 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर लिख सकते हैं तो m1/m2 की जो वैल्यू आई है, r1/r2 की वैल्यू लिख दो इसमें, ठीक है। क्योंकि r2/r1 तो इसका उल्टा आ जाएगा 1/4 का होल क्यूब, तो आ गया m1/m2 इज इक्वल टू 64, ये आ गया बस इसका रेशियो m1/m2 का जो रेशियो आया वो है 1/64, ठीक है। चल गया था, मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन soap bubble having radius of 1 mm is blown from a soap solution having surface tension. A soap bubble having radius of 1 mm. A soap bubble having radius of 1 mm. A soap bubble having a radius of 1 mm is blown from soap solution. Is blown from soap solution of surface tension 2.5 into 10 is to the power 2.5 into 10 is to the power minus 2 Newton per meter square. क्योंकि टेंशन इक्वल टू टेंशन मीटर होती है, ठीक है ना। तो ये टेंशन। अच्छा, अगला द प्रेशर इनसाइड द बबल इक्वल एट द पॉइंट z0. द प्रेशर इनसाइड द बबल इज इक्वल टू that of the point z0 below the free surface of the water. Free surface of the water. Free surface of the water. In a container. Find the value of z0. Find the value of z0. Find the value of z0. ठीक है, हमें इसकी वैल्यू पता करनी है, z0 की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। इसने ये बोल के रखा हुआ है कि इस पॉइंट के ऊपर जो बबल जो बन रहा है ना, उसका प्रेशर, उसका जो एक्सेस प्रेशर है वो इसी के डेप्थ के प्रेशर के इक्वल है। मतलब हमें क्या पता है कि जो डेल्टा पी जो होता है वो हमारे पास क्या पता है कि 4t/r होता है। फिलहाल हमें 100 बबल नहीं, यहाँ पे हमारे पास स्फेरिकल ड्रॉप दे रखी है, स्फेरिकल ड्रॉप दे रखी है 100 बबल है, 100 बबल है 4t/r है। अगर 4t/r है तो उससे अगर कंपेयर किया तो ये बनेगा p0 + ρg z0
ठीक है ना। z नॉट मतलब कि इसकी हाइट है 4 रो ही क्या आती है 4t/r ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सेस प्रेशर 4t प्लस दिस। अच्छा ये जो सोप बबल जो होगा, ये सोप बबल जो होगा, इसके अंदर जो प्रेशर जो होगा ये होगा pi और बाहर क्या होगा आपके पास p नॉट। ठीक है ना। तो p नॉट से अगर कंपेयर किया जाए इसको, अगर p नॉट से अगर कंपेयर की जाए तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन pi minus p नॉट is equal to 4t/r। तो ये हमारे पास आएगा pi is equal to 4t upon r plus p नॉट, ये आया हमारे पास। ठीक है ना। तो इसमें एडिशन किसकी होगी आपके पास p नॉट की एडिशन हो जाएगी। ठीक है ना। इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है ना। z नॉट की वैल्यू चाहिए तो 4t upon rho g r। ठीक है ना। तो 4 मल्टीप्लाई बाय टेंशन कितने दे रखी है 2.5 into 10 to the power -2। ठीक है। रो डेंसिटी कितनी होती है 1000। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हमने दी है, पर इसको लिख लो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको लेके चलना। ठीक है। और r रेडियस कितना दे रखा हुआ है इतना 1 into 10 to the power -3। ठीक है। अब एक काम करो, इसमें से जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करो। 3 से कैंसिल कर दिया, उसको ऊपर लेके चलेंगे 4 into 2.5 upon 10 into 10 to the power -2 -1। ठीक है। क्योंकि उसको ऊपर लेके चला गया मैं, इसको ऊपर लेके गया तो नीचे का ये कट हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा 100 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3। ठीक है। ये बचेगा 10 टू द पावर -1, मतलब कि ये आ जाएगा 10 और इसमें निकाला है हमने मीटर में निकाला है, तो मीटर से आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो आपके पास जो हाइट जो आ रही है, जो z नॉट जो आ रहा है ना आपके पास, वो आपके पास यही आ रही है। ठीक है। तो एक्सेस प्रेशर के इतने टाइप्स मैंने आपको बता दिए। ठीक है। एक्सेस प्रेशर के हिसाब से ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है। और इन क्वेश्चंस में भी आपको और वैरायटी देखने को मिलेगी जब आप अपने मॉड्यूल को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो आप अपने मॉड्यूल सॉल्व किए होंगे। ठीक है। कुछ क्वेश्चन आज डिस्कस कर लूंगा। ठीक है। मॉड्यूल के पर उसके हिसाब से आप जैसे ये जो क्वेश्चन जो है इनको आप प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है। अच्छा अब ये तो हो गया हमारे पास इसका कांसेप्ट, ये हमारे पास कि किस तरीके से हमें करना है। तो इसके बाद जो हमारा जो कांसेप्ट जो आएगा वो है हमारे पास एंगल ऑफ कांटेक्ट। देखो एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट अब उन्हें सर ये है क्या एंगल ऑफ कांटेक्ट, मतलब किस एंगल से आप किसी चीज को कांटेक्ट करते हैं, आप किस एंगल से आप किसी को टच करते हैं उसको बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। नहीं, हम यहाँ पे फ्लूइड्स की बात कर रहे हैं तो फ्लूइड्स की ही बात करेंगे। फ्लूइड्स का एंगल ऑफ कांटेक्ट विद रिस्पेक्ट टू दैट वेसल, जिस जो आपने वेसल ली हुई है उसके अंदर आपने फ्लूइड रखा हुआ है, वो फ्लूइड कितना एंगल बना रहा है, कितना एंगल ऑफ कांटेक्ट कर रहा है, उसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक टेस्ट ट्यूब इस तरीके से, एक टेस्ट ट्यूब आपने मान लो ये ले, एक टेस्ट ट्यूब आपने मान लो ये ले, ठीक है ना। अब आपने उसमें अलग अलग फ्लूइड भर दिए, जैसे ठीक है। फॉर एग्जांपल पहले वाले में आपने देखा कि वाटर भर दिया, तो वाटर कुछ इस तरीके से बनाएगा आपने क्लियर। भले ही आपने कभी नोट भी किया होगा कि जो वाटर जो होता है वो इस तरीके की फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। आपने दूसरे में जो इसमें हमने ले लिया वाटर ले लिया, मान लो दूसरे में आपने मरकरी, ठीक है ना, मरकरी ले लिया, ठीक है ना, मरकरी, ठीक है ना। ये ले लिया प्लैनेट मरकरी, मतलब जो होता है लिक्विड फॉर्म में होता है, the only liquid which is the only metal which is liquid in state is mercury, थर्मोमीटर में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। ये आपने ले लिया, तो ये किस तरीके से बनेगा, अपनी फॉर्मेशन किस तरीके से करेगा, इस तरीके से करेगा, ठीक है ना। तीसरा आपने मान लो कि प्लेन वाटर लिया, ठीक है ना, हाँ वाटर, प्योर वाटर, तो प्योर वाटर की जो फॉर्मेशन होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, एकदम प्लेन आता है, एकदम प्लेन, ठीक है ना। अब देखो एंगल ऑफ कांटेक्ट का मतलब ये है कि कितने एंगल ऑफ
ऑफ कांटेक्ट से मतलब कितने एंगल में वो अपना कितने एंगल में रखे हुए हैं और जो वेसल जो है उसके साथ कितना एंगल बना रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि पहले जो आपके पास जो वाटर है ना, जो सिंपल वाटर है, टैप वाटर जिसको बोलते हैं, ये देखो टैप वाटर, ठीक है ना, टैप वाटर फुल ऑफ इम्प्योरिटीज, ठीक है ना। तो वो अगर जो बना रहा है कुछ इस तरीके का एंगल बना रहा होगा और ये एंगल ये होता है थीटा, इसे इसको थीटा से डिनोट करते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है ना। ये एंगल ऑफ कांटेक्ट इज इक्वल टू थीटा, ठीक है ना। तो थीटा, अब ये देखो ये थीटा एंगल बना रहा है, किसके साथ बना रहा है, जो एंगल ऑफ कांटेक्ट की डेफिनेशन जो है ना वो ये बोलती है द ये टेंजेंट, जो टेंजेंट जो उसके ऊपर जो है, इसके ऊपर जो फ्लूइड का जो मेनिस्कस जो बन रहा है, इसको हम मेनिस्कस बोलते हैं, ठीक है ना। जो फ्लूइड का जो मेनिस्कस बन रहा है ना उसके उससे उससे हमने क्या किया कि उससे टेंजेंट ड्रॉ की, जहां से बना रहा है उससे टेंजेंट ड्रॉ की और वो टेंजेंट वेसल से कितना एंगल बना रहा है और वो वेसल का पूरा एरिया लेना है जहां पे फ्लूइड है। इस फॉर एग्जांपल इसके अंदर फ्लूइड रखा हुआ है, यहां पे फ्लूइड है ना अपने पास, ठीक है ना। ये जो फ्लूइड है इसके अंदर फिलहाल इसके अंदर भी फ्लूइड रखा हुआ है, ठीक है ना। इसके अंदर भी फ्लूइड है, ठीक है ना। अब देखो जहां जहां पे फ्लूइड रखा हुआ है उसके साथ एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है, ठीक है ना। वैसे अगर इसको देखा जाए तो ये आपके पास इस तरीके से और एक एंगल ये बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। सेम ये इस तरीके से और ये थीटा एंगल बना रहा है, बराबर कैसे बना रहा है, ठीक है। तो अब देखो अगर थीटा अगर बना रहा होगा लेस, ठीक है ना, मतलब कि आपके पास अगर थीटा इज स्मॉलर देन 90, ठीक है ना, तो वो आपके पास क्या होगा, वेटिंग फ्लूइड, वेटिंग फ्लूइड। अगर थीटा अगर आपके पास लेस देन 90 है तो आपके पास क्या होगा, वेटिंग फ्लूइड। अगर थीटा अगर ग्रेटर देन 90 है तो ये होगा नॉन वेटिंग फ्लूइड। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, मरकरी, तो मरकरी जो है वो आपका नॉन वेटिंग फ्लूइड की कैटेगरी में आता है, ठीक है। अच्छा दूसरा, ये अगर थीटा इज इक्वल टू 90 है तो सेम ये भी क्या होगा, वेटिंग फ्लूइड ही होगा, ये भी वेटिंग फ्लूइड ही होगा। चल गया इतना मतलब, ठीक है। अब देखो एक चीज याद रखना इसमें कि ये जो वेटिंग फ्लूइड और नॉन वेटिंग फ्लूइड किस तरीके से मतलब इसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसको याद रखो। देखो ये जो है ये नीचे आना चाहता है पर नीचे नहीं आया, बोले कि नहीं आना, तो चिपके रहना, ठीक है। तो वो चिपके रहना तो ऊपर की तरफ ये वाली लेयर पे चिपके रही और इस वाले में बोले कि यार मेरे को तो चिपकने से मतलब नहीं है, तो जो चिपकता नहीं है वो आपके पास क्या होगा, नॉन वेटिंग फ्लूइड, जो जो चिपकेगा आपके पास क्या होगा, वेटिंग फ्लूइड, ठीक है ना। अब इसकी जो डेफिनेशन है वो आप डेफिनेशन ले सकते हैं, the angle enclosed between, पहले एंगल ऑफ कांटेक्ट लिखो ऊपर, देखो the angle enclosed between the tangent to the liquid, the angle enclosed between the tangent to the liquid, tangent of the liquid, tangent to the liquid, free surface, tangent of the liquid, free surface and solid surface inside the liquid is called, inside the liquid is called angle of contact, ठीक है ना, angle of contact, ठीक है। और जो एंगल ऑफ कांटेक्ट जो होता है ना वो उसमें उसकी मिनिमम रेंज आप देखो, उसकी रेंज कहां से मालूम होती है, उसका मिनिमम जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है और जो मैक्सिमम एंगल होता है वो 180 डिग्री तक जा सकता है, ठीक है। तो ये इसकी रेंज होती है, साइड में लिखा है इसकी रेंज RANGE, रेंज होती है इसकी 0 टू 180 डिग्री, ठीक है। अब ये जैसे लिखो टैप वाटर जो होता है ना, टैप वाटर, जिनको टैप वाटर का जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है वो होता है 8 डिग्री। क्या होता है, टैप वाटर विद ग्लास, ऐसे लिखा टैप वाटर विद ग्लास, एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है 8 डिग्री। कितना होता है, 8 डिग्री। वैसे जो प्योर वाटर और ग्लास की बात करें, जैसे ये प्योर वाटर है, तो प्योर वाटर और ग्लास का जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है, प्योर वाटर और जो ग्लास का जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो आपके पास 90 डिग्री है, क्योंकि थीटा यहां पर 90 डिग्री पे है, 90 डिग्री है, ठीक है। अच्छा अगला, वाटर और सिल्वर का जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो आपके पास 90 डिग्री पे है। वाटर और सिल्वर का एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री का है। मरकरी और ग्लास, ये वाला मरकरी और ग्लास का जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो है 138 डिग्री। क्या है आपके पास, 138 डिग्री, ठीक है। और वाटर और क्रोमियम का जो आपके पास एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो है 160 डिग्री। क्या है आपके पास, 160 डिग्री, ठीक है। अच्छा
अब आपके पास ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है, एंगल ऑफ कांटेक्ट जो फाइंड जो हमने करना है, वो किस तरीके से जो हमने इसकी जो फॉर्मेशन जो हमने करनी है, हम एंगल के हिसाब से देखेंगे, ठीक है ना। अगर यहाँ पे जो एंगल जो बना रहा है, मैं इसको बता देता हूँ ऐसे, देखो ये हमारे पास क्या है, कंटेनर है, इस कंटेनर में ये फ्लूइड है, ठीक है। तो ये जो फ्लूइड जो है ना, इसका ये जो पोर्शन है, ये एक एफसी फोर्स लगाया है, नीचे की तरफ फोर्स लगाया है। वैसे इस कंटेनर में ये जो है, ये आपके पास क्या आएगा, ये मान लो कि एफए का फोर्स लगाएगा, ठीक है ना। ये आपके पास जो एंगल बना रहा है, ये कितना बना रहा है, आपके पास थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। और ये इसका जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ इसी एंगल में आएगा, एफ नेट, ठीक है। रिजल्टेंट होगा क्या होता है, देखो ऐसा होता है कि एक वेक्टर ये जा रहा है, एक वेक्टर ये जा रहा है, मान लो कि ये f1 है और ये आपको मान लो f2 है। तो इस ये देखो फोर्स तो एक जगह पे फोर्स जो लग रही है वो दोनों डायरेक्शन में लगेगी, इस डायरेक्शन में लगेगी, इस डायरेक्शन में लगेगी। तो मुझे बताओ कि वो जो ऑब्जेक्ट एंगल ऑफ कांटेक्ट, तो इस एंगल ऑफ कांटेक्ट के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसको एक डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है। वो डायग्राम आपके पास ये है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर हमारे यहाँ पे एक फ्लूइड रखा हुआ है, ठीक है। अब ये जो फ्लूइड जो है ना, ये अलग अलग फोर्स लगाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे एक फोर्स लगेगी नीचे की तरफ, ठीक है, एक फोर्स लगेगी इसकी कहां पे, नीचे की तरफ लगेगी, यहाँ पे एक फोर्स लगेगी, इसको हम बोलते हैं एफसी, ठीक है। एक लगेगी इसकी परपेंडिकुलर फोर्स, जिसको हम मान लो डिनोट करते हैं एफ से, ठीक है। तो दो फोर्स लगेंगी यहाँ पे, और हमें एक चीज पता है कि जो रिजल्टेंट होता है अपने किसी भी फोर्स का, दो फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होता है ना, वही उसकी एक्चुअल डायरेक्शन को, फोर्स ऑफ डायरेक्शन को शो करेगा, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर मान लो कि मेरे पास एक एफसी फोर्स यहाँ पे लग रहा है, एक मेरे पास एफ ए फोर्स यहाँ पे लग रहा है, और मान लो कि ये दोनों आपस में एंगल अल्फा बना रहे हैं, ठीक है ना। अगर एंगल अल्फा बना रहे हैं तो इसके रिजल्टेंट फोर्स किस डायरेक्शन में होगी, हां डेफिनेटली सर बिल्कुल इस डायरेक्शन में होगी। क्यों, क्योंकि एक बोलेगा मेरे को इस तरफ फोर्स लग रहा है, एक बोलेगा मेरे को इस तरफ फोर्स लग रहा है। अगर दोनों अगर अलग-अलग फोर्स अगर अलग-अलग डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो जो बीच वाला पार्टिकल होगा वो बेचारा ये बोलेगा कि यार मैं किस डायरेक्शन में जाऊं, तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा, वो रिजल्टेंट वाले डायरेक्शन में जाएगा। ये जो डायरेक्शन ये कौन सा आपके पास है, एफ रिजल्टेंट, जिसको हम बोलते हैं एफ नेट भी बोलते हैं, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं एफ नेट, ठीक है। अब देखो ये जो है ये है अल्फा, ये है अल्फा, ठीक है, ये बनेगी, ठीक है। तो अब बात ऐसी कि ये जो रिजल्टेंट जो इसका बन रहा है, ये आपके पास क्या बनेगा, एफ नेट बनेगा, ठीक है ना। मान लो कि एफ और एफ सी के बीच में जो एंगल जो है वो आपके पास क्या है, अल्फा एंगल है, ठीक है ना। ये आपके पास एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा है, ठीक है ना। तो अगर आपके पास अगर हम यहां से रिजल्टेंट निकालें, अगर एफ नेट की अगर वैल्यू निकालें, एफ नेट की अगर वैल्यू यहां से निकालें, तो हमारे पास क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ fc का होल स्क्वायर प्लस fa का होल स्क्वायर प्लस 2fa fc cos थीटा, ठीक है ना। cos थीटा के हिसाब से बनेगा, ठीक है। और थीटा यहां पर क्या है, जो आपके पास जो एंगल जो है इसके बीच में उसको हम बोलते हैं cos थीटा, ठीक है। cos थीटा की cos अल्फा से नोट करेंगे इसको, ठीक है। cos अल्फा, ठीक है। और अगर आपको मान लो इसके बीच का जो एंगल tan अल्फा की वैल्यू अगर निकालनी है, ठीक है ना, क्योंकि हमें क्या पता है कि जो एंगल जो होता है वो tan अल्फा ही देता है, ठीक है। तो अगर एंगल निकालना है तो हमारे पास उसको कैसे निकलेगा, fc sin थीटा fc cos अल्फा, fc sin अल्फा अपॉन fc प्लस fa cos अल्फा, ठीक है ना। इस हिसाब से हमारे पास क्या बनेगा, इसका tan अल्फा की वैल्यू हमारे पास आएगी fc प्लस fc और fa, c और f, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे पास क्या होगा, tan अल्फा बनेगा। अब आपको तीन चीजें यहां पे नोट करनी है, ठीक है ना। कुछ तीन चीजें आपने नोट डाउन करनी है, ठीक है। नोट डाउन मतलब कि आपको ये पता करनी है कि एक्चुअली में इसका एंगल बना क्या, ठीक है ना। तो देखो केस 1, ठीक है, केस 1 इफ fc इज ग्रेटर देन fe, अगर fc इज ग्रेटर देन जो fa से, तो जो tan अल्फा जो है वो क्या है, हमारे पास नेगेटिव है। अगर tan अल्फा अगर हमारे पास नेगेटिव अगर आ रहा है, तो tan अल्फा मतलब जो अल्फा जो होता है ना tan का,
वो कौन से एंगल पे क्या बोलते हैं आपके पास नेगेटिव होता है, जिसमें आपके पास 90 डिग्री से अबव जितने भी एंगल आ रहे हैं वो आपके पास क्या होंगे, ठीक है ना। तो अल्फा यहाँ पे क्या हुआ, अबव 90 डिग्री है ना, तो अल्फा जो यहाँ पे 90 डिग्री से अबव है, तो हम ये बोल सकते हैं थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। अगर अल्फा का 90 डिग्री से ज्यादा तो जो थीटा जो होगा वो भी आपके पास 90 डिग्री से ज्यादा होगा। अगर हुआ तो यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया था कि अगर अल्फा और ये अगर 90 डिग्री से अगर ज्यादा आ रहे हैं तो ये बनेगा नॉन वेटिंग फ्लूइड, ठीक है, ये बनेगा नॉन वेटिंग फ्लूइड, ठीक है ना। अब आपके पास केस सेकंड की बात करता हूं, ठीक है ना। अगर मैं केस सेकंड की अगर बात करूं तो इसके साइड में लिख देता हूं केस सेकंड, इफ fc इज स्मॉलर देन fa, तो हमारे पास यहाँ पे जो tan अल्फा जो बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, पॉजिटिव, ठीक है ना, क्योंकि tan अल्फा इज इक्वल टू क्योंकि fa ज्यादा है ना fc से, अगर fa ज्यादा है fc से तो हमारे पास क्या बनेगा, क्योंकि fc अगर fc अगर ज्यादा है tan अल्फा इज इक्वल टू दिस नेगेटिव, ये नेगेटिव वाला कांसेप्ट है आपके पास। अच्छा इसको थोड़ा सा इलैबोरेट नहीं किया मैंने, इसको थोड़ा सा इलैबोरेट कर देता हूं। देखो मान लो कि जो एंगल जो है वो आपके पास sin अल्फा, मान लो कि 135 डिग्री का इसके पास एंगल बना रहा है, क्योंकि एक तो 90 अगर आ है और वो आपके पास उसको 45 ले लेते हैं, ठीक है, तो आपके पास ये sin 135 आएगा, ठीक है, fa plus fc cos 135 डिग्री, ठीक है, और जो fc जो हमारे पास बना इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/√2, वो कैसे, क्योंकि sin 135 की वैल्यू 1/√2 होती है। वैसे हमारे पास fa है, fa fc 1/√2 पर ये नेगेटिव आएगा इसका, क्योंकि cos जो सेकंड इंपॉर्टेंट में होता है वो आपको उसका नेगेटिव होता है। इसको बताता हूं, जब मैं इसमें इसको कर देता हूं, f/√2 अपॉन fa√2 माइनस fc, ठीक है, ये हमारे पास जनरलाइज कंडीशन बनी इसमें, √2 से √2 कैंसिल हो गया, हमारे पास कंडीशन बनी fc अपॉन √2 fa माइनस fc, ये हमारे पास जनरलाइज कंडीशन बनी, तब जाकर के मैंने ये केस लिया इसके आगे, ठीक है ना। मैं वो सोच रहा हूं कि यहां से किस तरीके से आएगा, किस तरीके से यहां से नहीं आएगा, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूं ऐसे, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूं, fc और fa, यहां आएगा fa और यहां आएगा fc, ठीक है ना। तो अब देखो fc में ग्रेटर देन है fa से, अगर fc में ग्रेटर देन है fa से तो आपके पास जो tan अल्फा की जो वैल्यू वो आपके पास क्या आने वाली है, नेगेटिव आने वाली है, tan अल्फा की वैल्यू नेगेटिव आएगी, मतलब अल्फा इज ग्रेटर देन 90 और यहां से आप थीटा को हो तो थीटा इज ग्रेटर देन 90 हुआ तो ये नॉन वेटिंग फ्लूइड बनेगा। अगर fa इज ग्रेटर देन अगर fc है, ठीक है, तो tan अल्फा पॉजिटिव होगा, वो अल्फा में कौन सा केस होता है, लेस देन 90, थीटा भी लेस देन 90 बनेगा, और जब थीटा जब लेस देन 90 होता है तो वो होता है वेटिंग फ्लूइड का केस होता है, ठीक है ना। अब केस 3 की बात करते हैं। केस 3 में आगे इफ fc इज इक्वल टू fa, अगर fc और fa आपस में एक दूसरे के इक्वल है तो यहां से जो tan अल्फा जो बनेगा ना, tan अल्फा होगा इनफिनिट, ठीक है, tan अल्फा मतलब इसकी जो एंगल जो बनने वाला है वो आपके पास क्या बनेगा, इनफिनिट होगा, क्योंकि आप खुद सोचो अगर ये अगर आपस में एक दूसरे के इक्वल हुए, ठीक है, तो √2 - 1, तो √2 - 1 f is equal to fa, fc is equal to fa, तो √α is equal to √2 - 1, अगर ये आपस में इक्वल हुए तो केस हमारे पास बनेगा अल्फा इज इक्वल टू 90, ठीक है, तो अल्फा जो हमारे पास बना हमारे पास 90 * 2 इक्वल टू दिस fc इक्वल टू 1/√2, ठीक है। तो अगर अल्फा इज इक्वल टू दिस तो हमारे पास यहाँ पे जो अल्फा का जो केस आएगा वो हमारे पास आएगा अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये भी एक वेटिंग फ्लूइड है,
वेटिंग फ्लूइड का ही एक केस है, ठीक है। बस आपको सिंपली आपको सिर्फ ये याद रखना है कि अगर अल्फा अगर 90 से ज्यादा बन रहा है तो वो एक नॉन वेटिंग फ्लूइड है। अल्फा अगर स्मॉलर अगर बन रहा है, अल्फा इज स्मॉलर देन, या फिर जैसे अगर मैं एंगल ऑफ कांटेक्ट से एंगल ऑफ कांटेक्ट की बात कर रहे हैं, अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट अगर 90 डिग्री से ज्यादा है तो वो एक नॉन वेटिंग फ्लूइड है, ठीक है। जैसे मरकरी हो गया, अगर अल्फा अगर स्मॉलर देन 90 अगर है तो वो एक वेटिंग फ्लूइड है, ठीक है। अगर अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक है ना, तो भी वो एक वेटिंग फ्लूइड ही माना जाएगा, ठीक है। चलिए इतना पता। तो ये है हमारे पास, और कुछ मैं लाऊंगा एंगल ऑफ कांटेक्ट इससे पहले आपको लिखवा चुका हूं, ठीक है ना, वो आप उसको नोट डाउन तो किए होंगे आपने, ठीक है। अच्छा, तो इसको नोट डाउन कर लो सर, ठीक है। अब अगला केस है हमारे पास, केस नहीं, अब अगला टॉपिक है हमारे पास कैपिलरी ट्यूब, CAPILLERY, कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब, ठीक है। तो कैपिलरी ट्यूब की बात करते हैं। कैपिलरी ट्यूब आखिर क्या चीज होती है? पतली सी ट्यूब होती है, ठीक है। उसको आप पानी के अंदर डाल दोगे, किसी भी ऐसे लिक्विड के अंदर आप डाल दोगे तो होगा क्या कि उसमें वो लिक्विड फिल होना स्टार्ट हो जाएगा और ऊपर की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये होता है आपके पास कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी ट्यूब के थ्रू कैपिलरी एक्शन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जो हमारे जो पेड़ होते हैं बाहर, ठीक है, जो पेड़ होते हैं ना, वो वाटर को क्या करते हैं कि जमीन से खींचते हैं और ऊपर वो पत्तों तक पहुंचाते हैं और उसके बाद वो एवापोरेशन करवा देते हैं। वो जो सकिंग जो प्रोसेस है, जो नीचे से जो आपके पास जो पानी जो ऊपर की तरफ आ रहा है, वो किसके थ्रू हो रहा है? वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू होता है, ठीक है। तो पतली ट्यूब्स होती हैं इसके पेड़ के अंदर और वो कैपिलरी एक्शन को परफॉर्म करती हैं, ठीक है। तो आपके पास जो कैपिलरी ट्यूब जो है ना, वो एक ऐसी चीज होती है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मान लो जैसे ये हमारे पास क्या है, कंटेनर है, ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर फ्लूइड रखा हुआ है और मान लो कि इस फ्लूइड में आपने क्या किया कि कैपिलरी ट्यूब डाल दी इस तरीके से। कैपिलरी ट्यूब आ गई तो होगा क्या कि कुछ जो वाटर जो ऊपर की तरफ राइज करेगा इसमें, ठीक है, कुछ राइज करेगा और ये जो राइज जो हुआ इसी को हम कैपिलरी एक्शन बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप कैपिलरी ट्यूब की डेफिनेशन लिख लो, अ ग्लास ट्यूब with fine bore, a glass tube with fine bore and open at the both end, is known as capillary tube, property by virtue of which liquid rise or fall in a capillary tube, property by virtue of which liquid rise or fall in a tube related to surrounding liquid is known as capillarity or capillary action, ठीक है। ये हमारे पास का कंसेप्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जैसे ही डिस्टेंस ऐसे बनाएगा तो ऊपर से एक प्रेशर P नॉट लग रहा होगा, इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर P नॉट लग रहा होगा, इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर P नॉट लग रहा होगा। हम एक काम करते हैं कि इस पॉइंट को A मान लेते हैं, इस पॉइंट को B मान लेते हैं और इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं? C मान लेते हैं, ठीक है। हमने मान लिया इसमें, ठीक है ना। अब मैं ये बताओ कि ये कैपिलरी देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ हाइट से ये इंक्रीज किया ही होगा, ठीक है। ये हाइट से इंक्रीज किया होगा, ठीक है। ये जो हाइट हमें ये हाइट ही निकालनी है, ठीक है। तो कैपिलरी ट्यूब में हमें ये हाइट निकालनी है कि हाइट आई कितनी होगी, ठीक है। तो उस हाइट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हमें ये पता है कि प्रेशर एट द ए, हमें एक चीज पता है कि प्रेशर एट द ए इज इक्वल टू प्रेशर एट द बी इज इक्वल टू प्रेशर एट द सी होता है। फिलहाल हमें कोई भी दो ले लो, ठीक है, जैसे ये पी ए और पी बी ले लो, ठीक है, ले लिया। तो हमें प्रेशर एट द बी भी हमें निकालना है, ठीक है। उससे पहले हमें काम करते हैं कि इसके अंदर का प्रेशर निकालते हैं। इसके अंदर का मतलब कि क्यों, किसके थ्रू? हमारे पास जो एक्सेस प्रेशर जो है, एक्सेस प्रेशर की टर्म्स में देखो
हमने करना क्या, निकालना क्या है, हमने निकालनी है इसकी इसका प्रेशर निकालना है, ठीक है। इस पॉइंट टू पर इसका प्रेशर निकालना है। क्यों निकालना है, हमें हाइट चाहिए। हाइट फाइंड करने के सबसे हाइट फाइंड करने की सबसे पहले क्या करो, प्रेशर निकालो। और प्रेशर निकालने से पहले आप सारे प्रेशर को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो उस प्रेशर को निकालने के लिए आपको सारे प्रेशर को इंक्लूड करना पड़ेगा। उस प्रेशर में क्या क्या आएगा, एक तो आएगा आपके पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो कि होता है rho g h, ठीक है। दूसरा आपके पास क्या आएगा, एक्सेस प्रेशर, ठीक है, जो अभी हमने फाइंड किया एक्सेस प्रेशर, ठीक है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास ये ड्रॉप है, ठीक है ना, ये ड्रॉप है। अब देखो यहां पे कर्व का बन रहा है, नीचे की तरफ बन रहा है। अगर नीचे की तरफ बन रहा है तो p नॉट मान लो कि इसको है, ये ऊपर की तरफ ये p नॉट नीचे की तरफ कर्व बना दिया। इसके जस्ट नीचे यहां पर अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो वो कितना होगा आपके पास, p नॉट माइनस 2t/r होगा कि नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, pi माइनस p नॉट इज इक्वल टू 2t/r होता है। एक्सेस प्रेशर ये होता है 2t/r। अब मुझे बताओ कि अंदर की तरफ कौन सा आपके पास p नॉट है, ठीक है। तो यहां पे p नॉट माइनस pi इज इक्वल टू 2t/r लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास अगर pi की बात करें तो आएगा p नॉट माइनस 2t/r इज इक्वल टू pi। ये हमारे पास कांसेप्ट आएगा। तो बात फिलहाल आप इतना याद रख लो कि जो एक्सेस प्रेशर जो यहां पर जो आने वाला है आपके p नॉट माइनस 2t/r आएगा, ठीक है, इस पूरे फ्लूइड में, ठीक है ना। अब देखो p आपके पास जो है, p आपके पास क्या है, p नॉट, मतलब कि वो सिंबल है आपके पास, क्या आपके पास सिंबल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। दूसरा pv के ऊपर अगर बात करें तो pv के ऊपर कौन सा प्रेशर लग रहा है, ये लग रहा है, एक लग रहा है rho g h लग रहा है। तीसरा कौन सा लग रहा है आपके पास, इसका एक्सेस प्रेशर, और एक्सेस प्रेशर हमारे पास कितना है, p नॉट माइनस 2t/r, ठीक है। ये आपके पास लग रहा है, ठीक है। ये आपके पास क्या लग रहा है, एक्सेस प्रेशर लग रहा है, ठीक है। अच्छा rho g h, rho g h दो बार p नॉट ले लिया, एक बार ले लिया, p नॉट प्लस p नॉट इज इक्वल टू rho g h। अच्छा, क्योंकि देखो ये वाला p नॉट इसके थ्रू तो आया है, इसको थ्रू आया है, तो p नॉट एक के एक बार लगेगा, इससे ये कैंसिल हो गया, 2t यहां पर आ गया, 2t/r इज इक्वल टू rho g h। हमने निकाला h की वैल्यू निकाली, तो h की वैल्यू आएगी यहां से 2t अपॉन rho g r। ये हमारे पास क्या आएगी, हाइट, इसकी पूरी हाइट निकल जाती है। अब देखो, अब एक चीज समझो, ये जो आपके पास जो सर्कल जो बना है, ये जो आपके पास जो ट्यूब जो बनी है, ये जो आपके पास जो ट्यूब बनी है, ये आपके पास जो पूरा का पूरा ये जो सर्कल जो बना है, ये वाला जो सर्कल बना है, इसका जो रेडियस है ये तो r है आपके पास रेडियस, ठीक है, ये रेडियस r। यहां पे जो आपके पास 2t/r है ना, ये उस बड़े वाले का रेडियस है। तो इसको एक काम करते हैं, इसको बिग r लिखते हैं, तो बिग r है, ठीक है। ये तो ये जो आपके पास जो बना है नीचे की तरफ जो बना है, इस कैपिटल के अंदर ये जो बना है, इसको अगर मैं पूरा का पूरा ड्रॉ करूं तो एक पूरा का पूरा सर्कल बन रहा है कि बन रहा है r, ठीक है। और ये जो इसके बीच में जो ये मेनिस्कस जो बन रहा है, ये जो फ्लूइड जो बन रहा है, इसका भी रेडियस होगा, इसको हम r से डिनोट करते हैं, r से डिनोट करते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए, इसको अगर आपने ज्वाइन कर दिया तो ये r, ठीक है, और ये आपके पास क्या है दिस, और ये जो एंगल जो बना रहे हैं, ये एंगल बनाएगा एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, एंगल ऑफ कांटेक्ट बनाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है ना कि ये एक रिजॉल्व अगर करेंगे तो ये बनाता है एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। अगर आप इसको और रिजॉल्व अगर करोगे, ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे कि ये तो इससे स्ट्रेट आ गई, स्ट्रेट चली, ठीक है, इसके थ्रू ये वाला थीटा आएगा, ठीक है, ये वाला थीटा आएगा, ये वाला भी आएगा, पर ये वाला आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास ये जो एंगल जो बनेगा, ये आपके पास क्या बनेगा, थीटा एंगल बनेगा, ठीक है, थीटा एंगल बनेगा। ये हो गया, ये और ये वाला नहीं, ये बनेगा, ये वाला, ये आपके पास क्या है, थीटा एंगल। अगर ये थीटा एंगल तो 90 माइनस थीटा ही होगा, और 90 माइनस थीटा अगर ये है तो ये आपके पास क्या बनेगा, थीटा बनेगा। तो इस तरीके से देखा जाए एंगल थीटा है। तो हमें क्या पता है कि आपके पास इस ट्रायंगल में आपके पास एक हाइपोटेन्यूज देके रखा हुआ और एक आपके पास क्या देके रखा हुआ, बेस देके रखा हुआ है। और मुझे ये बताओ कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिसमें हाइपोटेन्यूज और बेस आता है, कौन सा होता है, cos की, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद बेस और अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आपके पास आएगा cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है।
तो अगर हमने r की जगह देखो r इज इक्वल टू r अपॉन cos फाई, ये होता है हमारे पास, ठीक है ना r। तो आपने क्या करना है कि r की जगह क्या रख सकते हो आप, r अपॉन cos फाई। तो इन टर्म्स ऑफ, तो अगर आपके पास प्रोडक्ट दे रहा है 2t अपॉन रो g, r की जगह लिख दो r cos फाई, जहां पे आपके पास r क्या है, ये आपके पास जो लिक्विड जो फॉर्म हुआ है, जो आपके पास जो लिक्विड जो फॉर्म हुआ है, लिक्विड रेडियस, लिक्विड का रेडियस, ठीक है ना। जी आपके पास एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, रो आपके पास क्या है, डेंसिटी है, थीटा आपके पास क्या है, एंगल ऑफ कांटेक्ट, और टी आपके पास क्या है, टेंशन। आपको सब गिवन होगा, आपको न्यूमेरिकल में सब गिवन होगा, आपने निकालना क्या है, सिर्फ हाइट निकालनी है, ठीक है ना। ये आपके पास कांसेप्ट है इसका, ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो कांसेप्ट जो है ना, ये बाय हम विद द हेल्प ऑफ फोर्सेस में निकाल सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फोर्सेस में निकालते हैं। और वो फोर्सेस किस तरीके से होगी, यहाँ पे आपके पास अलग अलग फोर्स लगते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये है आपके पास इस तरीके से, तो इस तरीके से दो फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपके पास थीटा बन रहा है, तो अगर आपके पास थीटा बन रहा है तो एक फोर्स यहाँ लग रही होगी जिसको F sin थीटा बोलेंगे, एक फोर्स यहाँ लग रही होगी जिसको हम बोलेंगे F cos थीटा। सेम यहाँ पे F cos थीटा या फिर F sin थीटा, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 2F cos थीटा बचेगा, नहीं बचेगा। और नीचे की तरफ तो एक फोर्स लग रही है आपके पास, mg की फोर्स लग रही है, लगेगी ना। तो इसको जब आप रिजॉल्व करोगे, ठीक है ना, तो अल्टीमेटली रिजल्ट यही बनने वाला है, ठीक है। इसको जब आप रिजॉल्व करोगे तो अल्टीमेटली रिजल्ट ये बनने वाला है, आप मास को आप डेंसिटी टू वॉल्यूम लिख सकते हैं, मास टू डेंसिटी टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास टू डेंसिटी टू वॉल्यूम, डेंसिटी टू वॉल्यूम लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद आप दो थीटा तो ऑलरेडी है ही इसमें, ठीक है ना। तो टेंशन की फॉर्म में टेंशन इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, फोर्स अपॉन लेंथ होती है, ठीक है ना। आप उसके टर्म्स में फोर्स अपॉन लेंथ लिख सकते हैं, ठीक है ना। जहां पे फोर्स आएगा वहां पे आप उसको चिपका देना, ठीक है। तो बस आप जैसे जैसे आप रिजॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है। फिलहाल डेरिवेशन तो आपको डेरिवेशन से आपको कोई लेना देना नहीं, आपको सिर्फ रिजल्ट से लेना देना है, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो इसी फॉर्म में पूछा जाएगा, ठीक है। चल गया पता, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो क्या बोलते हैं, हाइट जो है वो 2t cos थीटा अपॉन रो rg, 2t cos थीटा अपॉन रो rg बता दिया, t cos थीटा अपॉन दिस h अपॉन t, ठीक है। बस फिलहाल आपके पास यही था, इसमें जो बताने वाला जो था वो आपके पास यही था। आप अपना काम करो, मॉड्यूल निकालो, मॉड्यूल निकालो। मॉड्यूल क्वेश्चन नंबर 1 हो गया सभी से, पक्का। मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, इजी था। मॉड्यूल क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा 1 से लेकर 40 तक डाउट था नहीं किसी को कुछ, चलो मैं बता देता हूँ। वन से लेकर 40 तक डाउट नहीं किसी को। देखो इस क्वेश्चन में मतलब कि जो पहला जो है, पहला तो इजी है, दूसरा भी इजी है, तीसरा द प्रेशर एट द डेप्थ 1/3 ऑफ द डेप्थ ऑफ द लेक इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द लेक इफ द हाइट ऑफ द वाटर बैरोमीटर इज 10 मीटर द डेप्थ ऑफ द लेक इज, तो हमें डेप्थ निकालनी है इसके लिए, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये आपके पास इजी, देखो इजी क्वेश्चन है आपके पास, आपका इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, एक लेक है, द प्रेशर एट द डेप्थ 1/3 ऑफ द डेप्थ ऑफ द लेक इज, मतलब कि मान लो कि आपके पास ये इसकी हाइट कितनी है, आपके पास h है, ठीक है ना। आपके पास यहाँ पे h/3 की बात कर रहा है, ठीक है ना। h/3 मतलब मान लो कि ये वाला पॉइंट है, द प्रेशर एट द डेप्थ p h/3 के ऊपर जो आपके पास जो बन रहा है ये वाला, द प्रेशर एट द डेप्थ 1/3 द डेप्थ ऑफ द लेक इज pressure at h/3 is equal to is half of the pressure at the bottom
मतलब कि जो pressure at the bottom होगा ये कैसे equal to the half of the pressure at the bottom of the lake if the height of the water barometer is this मतलब आपके पास जो height of the water barometer है जो आपके पास atmospheric pressure जो दे रखा है वो g h दे रखा हुआ है ठीक है ना जिसमें आपके पास क्या बोलते हैं कौन सा barometer है ये height of the water barometer 1000 multiplied by 10 multiplied by h वो आपके पास है 10 मीटर का है ठीक है ना ठीक है तो आपके पास द डेप्थ ऑफ द लेक इज हमें h की वैल्यू फाइंड करनी है तो p नॉट की वैल्यू यहां से 3 4 5 5 मतलब p नॉट हमारे पास कितना आ रहा है इतना आ रहा है हमारे पास पास्कल ठीक है ना तो इस वाले पुट कर दो ठीक है ना तो हाइट h/3 के ऊपर h/3 के ऊपर जो प्रेशर जो लगेगा वो आपके पास कितना बनेगा p नॉट प्लस रो g h/3 कितना लगेगा ठीक है ना हाफ p नॉट प्लस रो g h ठीक है तो ये बन गया 3p नॉट प्लस रो g h डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू p नॉट प्लस रो g h डिवाइड बाय 2 ठीक है अब एक काम करो कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ये बन गया 3 to 6 p नॉट प्लस 2 रो g h इज इक्वल टू 3p नॉट प्लस 3 रो g h ठीक है इतना हो गया हमारे पास अब एक काम करो कि इसको जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 3p नॉट इज इक्वल टू रो g h ठीक है ये हमारे पास बन गया रो g h p नॉट इज इक्वल टू रो g h हमें क्या फाइंड करना है h फाइंड करना है कौन सा है आपके पास डेप्थ इसकी हमारे पास प्रेशर की डेप्थ ऑफ दिस लेक तो अगर 3 p नॉट की वैल्यू 10 टू पावर 5 जाएगा 1000 g की वैल्यू 10 है और हाइट हमारे पास हमें निकालनी है तो 4 से ये कैंसिल हो गया दिस तो अगर हाइट की वैल्यू आपके पास आ रही 30 मीटर की आपके पास हाइट आ रही है ठीक है हाइट आपके पास कितनी आ रही है 30 मीटर अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 का ये क्लियर करवाना है इससे इजी तो है क्वेश्चन नंबर 5 हो गया देखो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रही थी हाइड्रोलिक ऑटोमोबाइल इज डिजाइंड टू लिफ्ट अ कार हाइड्रोलिक डिजाइन जो आपके पास एक लिफ्ट मतलब कार को लिफ्ट कराने के लिए बनाया हुआ है ठीक है ना तो आपके पास जो हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है आपके पास है वो इस तरीके से है आपके पास जिसमें आपके पास डिजाइन टू लिफ्ट कार में जो मैक्सिमम मास ऑफ दी आपके पास 3000 केजी का जो भार है ना उसको आप उठाने के लिए बना हुआ है ठीक है ना द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द पिस्टन इज on the load is this what is the maximum pressure would be in on the smaller piston here अच्छा यहां पे आपके पास एरिया ये है और आपके पास जो एरिया दे रखा है 425 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा हुआ है हां तो ठीक है आपने निकाला है यहां पर व्हाट इज मैक्सिमम प्रेशर निकालना है तो हमें क्या पता है कि F1 upon A1 is equal to F2 upon A2 होता है कि नहीं होता है अब देखो फोर्स अपॉन एरिया कहें यहां पे हम प्रेशर इसको लिख सकते हैं F2 हमारे पास कितना आ रहा है फोर्स है mg मतलब कि 3000 मल्टीप्लाई बाय g डिवाइड बाय आपके पास एरिया कितना आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा हुआ है ठीक है तो सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा हो तो इसको कन्वर्ट कर दो 425 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3 मीटर का होल स्क्वायर 425 into 10 टू द पावर 6 मीटर का होल स्क्वायर ठीक है तो ये बन गया 425 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -6 तो ये आपके पास बन गया 3 into 10 टू द पावर 4 plus 6 divided by 425 ठीक है तो कर उसको सॉल्व 3 into क्या हटेगा 3 into 10 is to power 10 divided by 425 ठीक है ये आएगा 3000 divided by 425 multiplied by 10 is to power 3 प्लस मान लो 7 आ गया हमारे पास ठीक है तो 5 से इसको कैंसिल कर दो 5 8 जा 40 5 5 25 5 6 जा 30 5 5 6 7 8 5 7 जा 35 5 is 5 5 10 तो अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर जो आपके पास आएगा 76 पहला होगा इसका आंसर पहले इसका आंसर देख लेते हैं 70 मल्टीप्लाई बाय 5 7 42 is ठीक है पहला इसका आंसर है 6.29 10 to the power 15 इसका आंसर होगा ठीक है तो सेम ऐसा क्वेश्चन जो है वो आपके पास 7 क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन आपने खुद करना है ठीक है अच्छा अगला क्वेश्चन टू स्प्रिंग्स ऑफ द डिफरेंट क्रॉस सेक्शन विदाउट नीडल filled with the water are connected with a tight
fitted rubber tube fitted with a water. Diameter of the smaller piston and the larger piston are the same. This if the smaller piston is pushed through easy तो है क्वेश्चन ये तो आप कर लोगे. अच्छा अगला क्वेश्चन अगर इस करते हैं अच्छा कोई डाउट तो नहीं इस वाले में. A thin uniform cylindrical sheet closed at both the end is partially filled with the water. It is floating vertically in the water is half submerged state. If Pc is the relative density of the material and the shell with respect to the water, then the correct statement is that the shell is. अच्छा एक मिनट रुको इसमें से मैं आपको क्वेश्चन करवा देता हूँ आपके पास से जैसे कि फॉर एग्जांपल 10th क्वेश्चन ये है आपके पास से 10th क्वेश्चन है. तो आपको मैंने क्वेश्चन जो दिए हैं वो आपको सॉल्व करने हैं. आपने फर्स्ट 64 क्वेश्चन सारे यहाँ सॉल्व करके लेकर के आए हैं. चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है. फर्स्ट 64 क्वेश्चन सॉल्व करने फिर उसके बाद ये जो बर्नौलीज प्रिंसिपल है इसके क्वेश्चन भी हम करेंगे. फिलहाल कल मैं 64 नहीं 64 हां ठीक है कल मैं 64 तक के सारे डाउट लूंगा आपसे. ठीक है 64 क्वेश्चन तक ठीक है ना आपने करके आए और उसके बाद परसों इसके आगे जो आपके पास बर्नौलीज थ्योरम के जितने भी है ना ये सारे के सारे कितने 104 तक करने हैं. फिर उसके बाद जो 9.3 है वो कंप्लीट करना है. फिर 9.4 कंप्लीट 9.3 तो चलो इतनी नहीं है आपके पास जो 9.4 है उसको भी हम कंप्लीट करेंगे. ठीक है तो आपके पास फिलहाल अब के बाद आपके पास कितने दिन है आपके पास 4 दिन है. 4 दिन में ये सारे क्वेश्चन करने हैं. ठीक है कल मैं डिस्कशन करूंगा पहले 64 क्वेश्चन का उसके अंदर कोई जो डाउट है वो मैं लूंगा. ठीक है ना और उसके बाद मैं कुछ अपने तरफ से जो क्वेश्चन होगा वो मैं आपको कराऊंगा. ठीक है तो 64 क्वेश्चन तक जितने किसी बच्चों को कोई भी डाउट हो तो मेरे को बताना. ठीक है और उसके बाद मैं आगे के जो क्वेश्चन होगा वो मैं आपको करूंगा. ठीक है ठीक.